रिकॉर्डिंग ऑन है। ये माइकल ने बताया, शारिब ने दोहराया। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये लल्लन टॉप अड्डा है। यूजुअली अड्डे में आप देखते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो आने और अतुल गोपाल कृष्णन की मशहूर और जरूरी फिल्म का शब्द उधार लेके कहूँ तो हम लोग मुखामुखम करते हैं, आमने सामने बैठ के बातें करते हैं। अगर गेस्ट को हमारे सवालों में मजा आता है तो वो बातें गप के कोष्टक में लिख दी जाती हैं, रस्मी इंटरव्यू होता है। पर ये वाला इंटरव्यू मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि बिल्कुल भी रस्मी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने भी लोग आपको अगले 1-1.5 घंटे के अंतराल में अलग अलग विंडोज में नजर आएंगे वो सब बहुत कमाल के एक्टर हैं। और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। ये पूरी बातचीत हम लोग एक वेब सीरीज को देखने के बाद कर रहे हैं जिसका टाइटल है द ग्रेट इंडियन मर्डर। ये हॉटस्टार पे रिलीज हुई है, डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुई है। इससे पहले कि हॉटस्टार के पीआर वालों को इस बात के लिए एक वर्चुअल तमाचा भेजा जाए कि डिज्नी नहीं भेजा, इतना पैसा उनने खर्च किया है। तो इस वेब सीरीज का जो आधार है, प्लॉट है, एक इलाहाबाद के बड़े फन्ने खां, मतलब ये उस जमाने के इलाहाबाद की बात है जब वहां से पढ़ के लौंडे आईएएस और आईएफएस बना करते थे। मतलब कुछ डायरेक्टर भी बनते थे, एनएसडी भी जाते थे और कास्टिंग वाला काम लेते थे क्योंकि उसकी प्लेट शुरू में आती थी। पर यूपीएससी भी निकालते थे। तो ऐसे एक भाई साहब है विकास स्वरूप, उन्होंने एक बड़ा जाबड़ नॉवल लिखा क्यूएनए जिसमें स्लमडॉग मिलियनेयर बनी, जो मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन के अफसोस का हिस्सा होगी क्योंकि उन्होंने रोल नहीं किया था। पर वो बातें फिर किसी दिन करेंगे। कुछ गेस्ट सोच रहे हैं कि इतनी सारी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें पहले ही इंट्रो में क्यों आ रही हैं। उनका एक दूसरा नॉवल है सिक्स सस्पेक्ट, उस पर ये दासू सी वेब सीरीज बनी है। और इंटरनेट पे इसको लेके बड़ी, जिसको आजकल आप लोगों ने पॉलिटिकल लैंडस्केप में शब्द सुना होगा, ध्रुवीकरण, तो बड़ी ध्रुवीकरण वाली रिएक्शन आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत झाम फाड़ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना घचर गोचर कर दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं पहली वाली श्रेणी में आता हूँ। मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने हिमांशु धूलिया जी जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं उनको फोन किया। इनको जानने वाले जो इनकी एज ग्रुप के लोग हैं प्यार से टिशू कहते हैं, और हमारे जैसे जो छौने हैं वो उसके साथ सम्मान सूचक शब्द दादा भी जोड़ देते हैं। तो हमने ललन टॉप के बिहाफ पे टिशुदास से कहा कि एक पंचायत बिठाई जाए। आप लोग भी नहीं मिल पाए होंगे, बड़ी व्यवस्थाएं रही होंगी, तो थोड़ा रियूनियन भी हो जाएगा, शारिब भाई का गाना हो जाएगा, पुनीत कविता हो जाएगी और बाकी सब पंचायतें भी हो जाएंगी और थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी। तो इस बातचीत के लिए हम लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों का फटाफट परिचय करवा देता हूँ, गो कि इन सब मेहमानों के परिचय की जरूरत नहीं है। खूब सारी गोल प्लेटों को अपने बैकग्राउंड में सजाए बैठे हैं शारिब हाशमी, जिनका फैमिली मैन के लिए दिया गया इंटरव्यू लल्लन टॉप के सफलतम इंटरव्यूज में है, उसका पैसा आज तक हमारे पास आ रहा है। अरे वाह, और इसमें कुछ कट मिलेगा हमको? पूरा कट मिलेगा, पूरा कट मिलेगा। और हमारे साथ पाउली हैं जिन्होंने बहुत, हम लोग इस रिकॉर्डिंग के शुरू होने से पहले पाउली और उन्होंने विकी का रोल किया है, उनके एक सीन की बात कर रहे थे। विल कम टू दैट। पाउली, आपने बहुत कमाल काम किया है। और थैंक यू हमारे सौरभ, साथ थैंक यू। हमारे साथ विजय मौर्य जी हैं। ये जो गुरु किस्म के लेखक होते हैं मुंबई में, है ना, ऐसे बिल्कुल जिसको अगर मैं बहुत ही मीम के शब्दों में कहूँ तो जान डाल देते हैं। और बहुत ऐसे गजब के मौर्य एक्टर जी भी हैं, हैं। कभी कभी किसी फ्रेम में। हाँ, मैं आ रहा हूँ पुनीत, मेरी नौकरी मत खाओ, तुम सीरीज लिखो। और विजय मौर्य जी जब कभी कभी लिखते लिखते ऊब जाते हैं तो एक्टिंग भी करते हैं, पर मुझे बताया गया है कि ये अच्छे रिलक्टेंट किस्म के एक्टर हैं, पर इतने भी रिलक्टेंट नहीं यशुदा की तरह वो एक फ्रेम में रजनीकांत बन के आ जाएं और नीचे उतर। आप इसमें बात करेंगे पुनीत से। पुनीत और विजय मौर्य जी ने को राइटिंग की। जतिन गोस्वामी मेरे लिए एक नई डिस्कवरी है और जतिन गोस्वामी ने अपना रोल विकी का इतने अच्छे से किया है कि इनसे नफरत होने लगती है, इनकी पर्दे पर दिखाई गई कमीनगी से और बड़ी ठहरी हुई क्रूरता से। और मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी के लिए जिसने ग्रे शेड अदा किया है और क्या हो सकता है। शशांक अरोड़ा
बहुत उम्दा एक्टर हैं और मैं लानतें भेजना चाहता हूँ सारे एक्टर्स को। शशांक अरोड़ा के लिए कभी कभार ही मेरे से जो रोल किया है तो वो ऐसा लगा है कि ये शशांक के लिए ही लिखा गया था। मतलब आपको कहीं भी शशांक अरोड़ा नहीं दिखते हैं। वो जो किरदार कर रहे हैं, उस किरदार की दयनीयता, उस किरदार की इंस्टेंट चतुराई, ये सब आपको नजर आएगी। प्रतीक गांधी अ, पिछले एक बरस से लगातार खबरों में है अपनी कमाल एक्टिंग को लेके, और वो भी इसमें है। और कोई पुनीत छूटा तो नहीं? अभी तू एडी बन जा मेरा थोड़ी देर के लिए, इतने लंबे इंट्रो के बाद। फिलहाल मौजूद लोगों में से कोई नहीं। अच्छा जी, सब लोग आ गए, ठीक है। तो पिशुदा, आप सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि एक आपका बड़ा वो कास्टिंग का अब तक उदाहरण दिया जाता है, बैंडिट क्वीन, है ना? इसकी इसकी कास्टिंग बड़ी सॉलिड है। मतलब मैं जब सोच रहा था तो एक चीज तो दिख रही थी कि एनएसडी वाले ने खूब सारे एनएसडी वाले लिए हैं, लेने भी चाहिए, कमाल के ट्रेंड एक्टर हैं। और दूसरा, इसमें से किसी भी किरदार को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि यार इसको हटा देते तो काम चल जाता। कास्टिंग का प्रोसेस क्या था? यार कास्टिंग का प्रोसेस यही था जो हमेशा रहता है, कि मेरे तो ये रहता है कि फिजिकली जो है ना एकदम सूट करना चाहिए जिस भी आप एक्टर को ले रहे हैं। एक्टर एज एन एक्टर 19-20 भी अगर वो हुआ तो फिर मैं चला लेता हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ कि फिजिकली भी करेक्ट थे और सारे के सारे बड़े मजे में थे। सोने पे सुहागा हो गया ये तो। लेकिन सोचा था कि यार ये शो ऐसा है, इतने सारे लोग हैं, तो इसमें भर भर के सब स्टार्स को लिया जाए। ये ऐसा कभी मन में था नहीं। ये बस कास्टिंग एक के बाद होती गई और वो माला सी ऐसी पिरो गई, ऐसी प्यारी सी, कि वो सबके सब इतने खूबसूरत, इतने टैलेंटेड एक्टर एक साथ हो गए। मंशा ये नहीं थी कभी भी कि इसमें भर भर के एक्टर्स स्टार्स लिए जाए। मतलब ये नहीं थी, अपने आप सा हो गया यार, कुछ ऑर्गेनिकली सा हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे जब हम पढ़ते हैं कि 3 लोगों ने लिखा, तो वो कैसे काम बटा? जैसे हमारे यहाँ, मैं अभी एक इंटरव्यू करके आया तो मेरे साथ धीरज बैठे हैं, उन्होंने रिसर्च की, अमितेश ने कैमरा किया, मैंने सवाल पूछे, कुछ जोड़ा घटाया। आप लोग कैसे कंपार्टमेंटलाइज करते हैं राइटिंग के काम को, आप, पुनीत और विजय मौर्य जी? एनीवन कैन आंसर, ऑल थ्री ऑफ यू कैन आंसर, मस्ट आंसर प्लीज। करो भैया, करो। पहले आप बताइए। पहले वही नॉवल पढ़ी और नॉवल पढ़ने के बाद सबने अपनी अपनी राय जाहिर की नॉवल के बारे में कि इसमें ये है, ये है, ऐसा है, ये लेना चाहिए। क्योंकि नॉवल थोड़ी मतलब हम जब लिख रहे थे उससे काफी साल पहले लिखी गई थी, और नॉवल में कुछ बहुत ही टिपिकल जो न्यूज़पेपर में जो जिस तरह की खबरें होती थी, जैसे कि इसमें जेसिका लाल मर्डर केस का जिक्र था, अब उसमें तो पिक्चर बन चुकी हु किल्ड जेसिका। फिर उसमें ब्लैक बक मारने का एक स्टार का जो सलमान खान का मसला है, वो सब था। तो अब ये सब चीजें जो थी हिंदुस्तान में लोगों ने बहुत देख चुकी, तो ये सब चीजें हटाई गई। फिर कई सारी बहुत ये पुनीत का इनपुट था कि नॉवल में क्या था कि 6 के 6 सस्पेक्ट एक साथ पकड़े जाते हैं और फिर उनके बारे में उनका बैकग्राउंड सब चलता है। तो हमने कहा ये एक साथ नहीं करेंगे, एक दो फिर एक दो फिर एक दो ऐसे करके, ताकि तो इंटरेस्ट बना रहे। तो ये सब चीजें थी जो कि हम लोगों ने मिल के हम लोग एक कंसेंसस पे पहुंचे कि ये रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। और उसके अलग अलग राइटिंग की गई। मतलब इसमें फिर अब इसमें आगे विजय भाई और पुनीत भाई बताएं। जी विजय भैया बताइए। हाँ, मतलब नॉवेल तो कुछ 700 करोड़ पन्ने की नॉवेल है। मतलब शुरू करो, खत्म होते होते पहले का भूल जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है। तो और वो स्क्रीन प्ले अलग होता है, जैसे नॉवेल स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में नहीं है। तो और जैसे सूरज यादव का कैरेक्टर ही नहीं है उसमें, तो और रीचा का भी कैरेक्टर नहीं है, सुधा भारद्वाज का। तो वो क्रिएट करना कैसे, उसको सिनेमा फॉर्म में लाना। और एक तो हु डन इट वाला मामला, पहले हमको लगा कि नहीं, ये स्टार्ट होता है कि हु डन इट, विकी राय को किसने मारा, फिर बाद में कैरेक्टर ड्रिवन चीजें हो जाती है। मतलब यू फॉल इन लव विद ऑल द कैरेक्टर्स, कि उनकी पर्सनल जर्नी क्या है, कौन ग्रे है, कौन ब्लैक है, कौन रेड है, उससे ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में हम घुस जाते हैं।
मुन्ना का कैरेक्टर हुआ फॉर दैट मैटर। तो धीरे धीरे वो पेपर पे चीजें उतरती गई, हमने अपने थोड़े और बाल झड़ गए हमारे, मेरे पुनीत के, तो उसको कैसे जोड़ ताड़ के कैसे उसको स्क्रीन पे फॉर्मेट में लाना। और ये बहुत अच्छा आइडिया था पुनीत का कि उसको एक एक दो दो किरदार पकड़ते हैं, क्योंकि ये वो नहीं है कि कफलिंक मिल गया या ब्राउन सिगरेट मिली एस्ट्रे में और आपने पकड़ लिया किसी को, वैसा वाला कुछ जासूसी नॉवेल वाला मामला नहीं था ये। तो वो धीरे जब चीजें खुली तो कैरेक्टर की कहानी जब शुरू होती है तो उसमें मजा आना चाहिए। दैट वाज कि मजा नहीं आएगा तो पकड़ के नहीं बैठेंगे, मतलब हाउ टू मेक इट मैग्नेटिक, ये लोग कैसे चिपक के बैठ जाएंगे, अरे इसको देखते हैं, ये कैरेक्टर की जर्नी देखते हैं। एंड विजुअली ये मैं तो फिल्म ही कहूंगा कि ट्रैवल करती है चीज, एक जगह एक स्टूडियो में शूट नहीं है, मतलब कि आई थिंक 80% 70% इट्स आउटडोर्स, ऐसे देखा जाए तो काफी घूम रही है चीज यहाँ वहां पे, तो वो एनर्जी बनी रहती है उसमें। तो उसको इंट्रीगिंग बनाना तो वो एक चैलेंजिंग था कि कैसे करें, तो वो आई थिंक वो उतर के आई ये चीज। पुनीत? हाँ वही, जैसे नॉवल जो सबसे पहले पढ़ा था तो वही लगा था कि इट्स लाइक बिग रिसर्च वर्क, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हुई हैं। और वही जो शुरू से बात करते करते मेरे को ख्याल में आई थी, जैसे कि कोई देखेगा कि हिंदुस्तान कैसी खिचड़ी है, तो ये जो नॉवेल है वो उसमें सारी खिचड़ियां दिखती हैं आपको, कि सब कुछ इतना फैला हुआ है, हर जगह सब कुछ हो रहा है। एक विंडो है, लाइक हिंदुस्तान को समझना है, कितना कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, कितना अजीबो गरीब है, कितना सरलिस्ट है। तो उसी को समझते हुए, और नॉवल काफी कंपार्टमेंटलाइज था, मतलब चैप्टर वाइज था, और हम कहना क्या चाहते हैं उसमें, उसके थ्रू, कहानी के थ्रू। तो वही जो इंडिया एज अ मैस है, उसको समझने के लिए तो हमने दो किरदार रखे जो हमको ले जाएंगे, लाइक सुधा और सूरज, और उसके थ्रू फिर हमने कहानी को एक्सप्लोर किया, उनके थ्रू, उनकी नजरों से, वो कैसे देखेंगे इस कहानी को। ओके। इससे पहले कि मैं एक एक करके एक्टर्स की तरफ जाऊं, मैं ये जानना चाह रहा था कि मनी पीआर भी आ गए इनमें हमारे से साथ में वैसे। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये कैसे हो मनी? गुड टू सी यू, गुड टू सी यू मनी। इंगेताई किधर? हेलो। तो ये डॉक्टर राजेश के नाम से लॉगिन हुआ है? Yeah, I am here. हाँ, I'm with them. ओके। Hi. उनके ट्रांसलेटर हैं अच्छा अच्छा। राजेश भाई। Hi. ठीक है, तो मैं बातचीत में मैं ये जानना चाह रहा था कि पुनीत और विजय भाई से कि जैसे ये सारे एक्टर्स हैं और आई एम श्योर इन लोगों के पास बहुत सवाल रहते होंगे, बहुत बहुत ज्यादा सवाल रहते होंगे अपने कैरेक्टर को लेके, ग्राफ को लेके, तो ये कितना मगजमारी करते थे आप लोगों के साथ, ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, या जो इनको दे दिया गया हार्ड बाउंड उसी के हिसाब से चलते थे? बैक स्टोरी को लेके कितने सवाल पूछते थे? वो तो एक्चुअली कैप्टन के कंधे पे बंदूक रखना अच्छी बात होती है, तो हाँ हाँ, तो वो एक बढ़िया काम था, एक बड़ा कंधा था हमारे पास जिसपे हम तोप भी रख सकते थे, तो शिव भाई का कंधा। आई थिंक सारे सवालों के जवाब वही देंगे कि वही किरदार को नजदीक से देख रहे थे। सो इट वाजंट अबाउट लाइंस एंड स्टफ, कि कैरेक्टराइजेशन ऑलरेडी जो था, तो लकीली आई मीन टिशु भाई, मी एंड पुनीत, वी वर पार्ट ऑफ इट। तो एक्टर्स ने हमको फोन करके कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि सब मंझे हुए उम्दा कलाकार है सारे। सो एंड तो उनको जीवांत देखना कि किस तरीके से दिख रहे हैं ये लोग, जैसे जतिन इज आई मीन व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर, मतलब विकी राय जो मिला है हमको, मतलब कि एवरीवन लाइक एंड प्रतीक ने तो मुझे 4 चांद लगा दिए ऊपर से, मतलब होता है उनके थ्रू हमको देखने मिल रहे हैं सारे किरदार। और जैसे प्रतीक इतने मासूम चेहरे वाले, और जब थप्पड़ मार रहे थे इंटरोगेशन में, तो ऐसे लग रहा था कि सॉरी बोलते होंगे बार बार, वो क्या उनको। अरे मुझे बहुत मतलब बहुत एक्चुअली दर्द हो रहा था इसे थप्पड़ मारते हुए ने मनी को। प्रतीक का तो दो खाने की 2 प्लेटों के इर्द गिर्द जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो विनीत दादा का किरदार है, जिसमें वो प्लेट सर्व करवाएं कि नहीं करवाएं, खाली प्लेट रखी है, और जब ये खुद खाना खा रहे हैं और उनका एक
उनका साइड किक जब मिलने आता है तो उसको जैसे कर रहे हैं और द वे ही इज ट्रीटिंग विद फूड, तो उसमें ही बहुत कुछ था। एंड द वे ही रिस्पॉन्ड्स टू दैट आर्टिस्ट, एकदम इसको स्पेल बाउंड किया। आपको लगता है यार ये किरदार तो अभी तक एकदम वोकाल टाइट कर रहा था, और यहाँ क्या ब्रीफ था प्रतीक आपको, और इसमें खुद आपका एडिशन क्या क्या था? सबसे पहला तो मतलब पहली मीटिंग ही तिग्मांशु सर के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रही मेरी, तो मिला और उन्होंने कहा कि तुमने ये किताब पढ़ी है? मैंने कहा सर अभी तक पढ़ी नहीं है। बोले हम तो इस पे से एक सीरीज बना रहे हैं। बोला ठीक है सर, मैं पहले किताब पढ़ लेता हूँ। बोले नहीं नहीं मत पढ़ना, किताब मत पढ़ना, क्योंकि तुम अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाओगे, उसमें तुम हो ही नहीं। तो फिर मैं समझ नहीं पाया। बोले सर फिर करना क्या है मुझे? बोले तुम्हारा किरदार तो हम लोग लिख रहे हैं, तो वो जब हो जाएगा तब तुम्हें स्क्रिप्ट भेजेंगे। उन्होंने एक मतलब बड़े ऊपरी तौर पे मुझे एक कैरेक्टर ग्राफ बताया था कि सूरज यादव एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि बहुत ही फटाफट अपने रैंक में ऊपर आया है, और ऐसा मैनिपुलेटर है कि जो नौकरशाही को बहुत बड़े अच्छे से समझ के अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है। तो ये एक मोटे तौर पे बात है, और क्योंकि तुम्हारा किरदार है नहीं तो हम इसको ऐसे टूल की तरह भी यूज करेंगे कि ये कहानी को आगे ले जाए, बतौर एक सेंट्रल नरेटर भी हो जाए। तो इतनी सी बात थी। वहां से फिर जैसे जैसे स्क्रिप्ट आती गई मैंने पढ़ना शुरू किया, और ज्यादातर हमारे जो इम्प्रोवाइजेशन हुए वो सेट पे हुए टिशू सर के साथ वहीं पर। लाइक तो जैसे कोई आप वाकया बता सकते? एक उसका एक जो हंसी का एक हमने टूल यूज किया है सूरज यादव के लिए, अब पता नहीं कितना ट्रांसलेट हुआ है, पर कि उसका ना एक ऐसी हंसी है कि वो जैसे ही किसी के मुंह से ऐसी बात सुनता है, जैसे वो मोहन कुमार के घर अरेस्ट करने जाते हैं उनको, और मोहन कुमार बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, वो चिढ़ जाते हैं, चिल्ला देते हैं, तो वो हंस के अपनी हंसी तुरंत ड्रॉप कर लेता है कि ये सीबीआई का मामला है, टप करके ड्रॉप कर देता है। तो ये एक अलग सा थ्रेट बनता है, हर एक किरदार के साथ उसने अलग अलग जगह पर ये यूज किया। तो ये चीज तभी मैंने टिशू सर के साथ डिस्कस किया कि सर ऐसा कुछ यूज करते हैं, ही सेड कि दिस विल बी इंटरेस्टिंग। फिर कुछ लाइंस, फिर वो भी जो सीन अभी जैसे आपने बताया विनीत जी के साथ कि वो प्लेट लेके आगे बढ़ता है और बोलते कि नहीं प्लेट उधर ही छोड़ दो, तुम इधर आओ, वो शायद हमने उधर ही एक बार डिस्कस किया कि सर ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे से बोल रहे थे। तो नेचुरली मैं सुन नहीं पा रहा था दूर बैठ के, तो मैंने नेचुरली मैं आगे गया, और फिर हमने उसको प्ले में ही रख लिया कि इसको करते हैं, लेट्स प्ले इट। तो मैं जितना आगे जाता था वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते थे, और धीरे बोलते थे, और वो कुर्सी भी आगे पीछे करने में एक बड़ा एक अकबकापन सा लग रहा है कि अच्छा क्या बैठे क्या। तो उधर मैंने सर से ये पूछा था कि सर एक्चुअली सूरज यादव ये करना चाहता है कि नहीं चाहता है, मतलब वो विलिंगली हाँ बोल देगा कि वो कुछ प्रेशर में आके हाँ बोल रहा है। तो टिशू सर का यही मानना था कि इसे एक्सप्लोर करते हैं, तुम्हें क्या लगता है किस हिसाब से इसे करते हैं। एंड देन वी एक्सप्लोर्ड इट कि ही वाज नॉट श्योर कि मैं ये करूं ना करूं, पर उसके पास उस टाइम पे उसे ये सूझा कि मेरे पास इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं दूसरा, और इनको ना बोल के मैं और फंसूंगा कभी, तो हाँ बोल के मैं अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो वो उस प्रकार का मैनिपुलेटर है। तो उस एंगल से हमने कुछ इसको प्ले आउट करने का सोचा था, एंड आई होप कि वो वैसे ही ट्रांसलेट हुआ हो। पावली, मैं अब तक आपको मेरे ख्याल से ललन टॉप पे आपका पहला इंटरव्यू हो रहा है, थोड़ा सा शायद आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों ने ऐसी कसम खाई कि जो जैसी चीजें हैं वैसी बोल देंगे, है ना। तो आपको लेके एक आपकी जो फिल्म रही पहली, है ना, हिट स्टोरी, उसके इर्द गिर्द तो एक इमेज, एक परसेप्शन सा बंधा हुआ है ना, कि पावली इस तरह के रोल करेंगी। उसमें ये भी चीजें रही होंगी कि लोगों ने और जो आपने बंगाली में काम किया है उसको डिस्कवर भी नहीं किया होगा। तो जैसे एक शुरुआती परसेप्शन बनता है, अच्छा पावली है तो ऐसा रोल होगा, शुरू वो बिल्डअप भी होता है, लेकिन वो एक उसमें दो सीन है, मैं अगर एक व्यूअर के तौर पे बताऊं, एक सीन है जिसमें जब वो चेंज करके कपड़े आती है एंड देन जो विकी का कैरेक्टर उसकी फिजिक पे कमेंट करता है, तो जैसे वो चेंज होता है इमोशन। और दूसरा वो जो कॉरिडोर वाला सीन है, वो टोन सेट कर देता है दोनों कैरेक्टर्स की भी और सीरीज की भी। एक संस्कृत का शब्द है बड़ा सुंदर सा, अप्रत्याशित, कि आप मेंटली सोच रहे थे ना, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होगा, वो होगा, पर वो अप्रत्याशित था और वो बहुत रॉ था, सीन बहुत क्रूड था, और इसीलिए वो क्रूएल्टी को भी एस्टेब्लिश कर रहा था। आप मुझे बताइए, वो वन टेक शॉट था, वो ऐसे लिखा गया था, आप हाउ वाज दैट
एक्सपीरियंस? द सीन वाज, वो सीन तो बहुत बड़ा था, वो तो बीच में दे हैड वो शॉर्ट डिवीजन था, बहुत सारे सीक्वेंस थे, लेकिन बहुत लंबा सीन है सीन, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीक्वेंसेस इन द एंटायर सीरीज। तो हम लोग जब हमारा एक मुंबई में एक स्क्रिप्ट रीडिंग हुआ था, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे ना वो सीन, तो तभी वो इमोशन जो सीन का वो जो टोन के बारे में बात कर रहे हैं आप, वो टोन तभी पढ़ के मुझे लगा कि दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइसिव सीन फॉर these two characters, like what Vicky is and how Shabnam has been abused or used. So और टिशू सर का एक वो बोलते रहते हैं, हमेशा से वही बोलते शुरू से, कि डोंट प्रिपेयर, कम like a clean slate. You know the scene fine, but don't prepare it too much in your head. You know, ज़्यादा कुछ उतना सोचना नहीं है कि let's see what we do. So most of our sequences, especially that scene, वो बहुत, we knew the choreography, we knew the short divisions, we knew the lines here and there. Obviously improvisation हुआ था, but I think it came out very organically because सर ने कहा कि चलो let's do, मैंने वो वैसे बहुत used to give a lot of liberty कि ये space है, what you want to do, just do it how you guys want to do it. But so वैसा रहा, it to create that impact, but we did with the camera, just the basic movements and all, but बाकी का I think. यतिन, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? Hello, can you hear me? नहीं, मैं कुछ है नहीं ऐड करने के लिए, सही है जो बोली। अरे यार तुम गुरु, तुमने ना जिसको बोलते हैं कि एकदम जितने कोलंबस दाखिल हुए होंगे दुनिया में, सब तुम्हारा नक्शा लेके निकले और तुम ऐसे वन लाइन के जवाब दे रहे हो, एकदम भयानक। नहीं, अब मैं क्या ही बोलूं, हमको ताल की ऐश्वर्या राय याद आ गई जी, मैं क्या बोलूं। बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। हाय हाय, क्या बात है। नहीं, पर ये बहुत, मतलब ये एक आगे के लिए भी ये रेफरेंस रहेगा। वो मतलब वो जो किरदार है ना विकी का, वो लगता है वाला भी है, रायपुर वाला भी, कि वो अपनी वहां से एक रॉनेस भी लेके आ रहा है, वो ठसक भी है जिसको फ्यूडलिज्म और वो सब है ना, और थोड़ा सा बाप पास पैसा बहुत है, थोड़ा इंग्लिश पिक्चर भी है। आपके इस कैरेक्टर के अप्रोच करने के रेफरेंस पॉइंट क्या थे? निशुदा ने क्या क्या बताया, आपने क्या, क्योंकि बहुत बहुत सही किया है गुरु, मतलब घुमा फिरा के क्या ही बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं काफी लेट आया था कहानी में, तो समय तो ज्यादा नहीं था, और हम बहुत अच्छी चीज ये थी कि मतलब मैंने 2 साल पहले ऑडिशन दिया था शशांक के कैरेक्टर का, मुन्ना का एक्चुअली, जो शशांक ने ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया है। Yes. और ये पर मैंने ऑडिशन उसका दिया था एक सीन, और वो टिशू सर का बस विजन है और हिम्मत है जो उन्होंने मतलब मेरे को इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जो। और एक हमने मुलाकात भी नहीं की थी कभी, बस एक जूम मीट पे हमने बात की थी 5 मिनट के लिए, और सर ने कहा था कि एक्टिंग तो कर लोगे ना, ऐसे पूछा था, तो मैंने कहा था हाँ सर कर लूंगा। और मतलब आई कैन एक्चुअली इमेजिन कि टिशुदा ने जब ये बोला होगा तो कितना उनका चेहरा तिरछा हुआ होगा ये बोलते बोलते। जी, 2 चीजें बोली थी, एक तो उन्होंने थोड़ा सा 5 मिनट में नरेशन दिया था और बोला था कि बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर, बहुत गलत काम करता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने पूछा कि एक्टिंग तो कर लोगे, तो मैंने कहा सर कर लूंगा। और फिर उसके बाद में स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, तो पर मेरे साथ ऐसा था कि मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में अनफॉर्चुनेटली, पर जिन्होंने इतनी ज्यादा नहीं, पर हाँ मतलब जो
ऐसे काम मतलब ऐसी सोच रखते हैं या ऐसा बिहेवियर में उनका ऐसा रहता है, तो उसी को थोड़ा सा मैंने एम्पलीफाई कर दिया था और एग्जैजरेट कर दिया था कि जो मोटिवेशंस हैं वो तो वही हैं, पर थोड़ा सा ये आदमी थोड़ा इंस्टिंक्टिव ज्यादा है और सोचता कम है, तो बस यही था। बाकी तो स्क्रिप्ट में ही था सब कुछ। बाकी तो टिशुदा, पाओली और जतिन ने बता दिया, आपका मुझे वर्जन सुनना है उन सीन्स के बारे में और इन लोगों की कास्टिंग के बारे में। इन्होंने तो बोल दिया। पाउली को इसलिए कास्ट किया था, बहुत हमको चाहिए थी ग्लैमरस हीरोइन, और पाउली मतलब जरा सा मेकअप करती है और वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगती है, तो और बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस तो है ही, तो वो तो गिवन था। पाउली को कास्ट करने में मैंने बहुत ज्यादा, जब एकदम नाम आया पाउली तो मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट है। विकी राय का जो कैरेक्टर है वो अब लोगों को छुआ इसलिए बिकॉज ये एक्चुअली बहुत बड़ी सोशल स्टडी है। विकी राय का कैरेक्टर, विकी राय का जो किरदार है वो इस वक्त हिंदुस्तान का, दिस इज द न्यू एलीट ऑफ इंडिया। एलीट ऑफ इंडिया वो पुराना लुटियंस दिल्ली वाला नहीं रहा। और जब से रीजनल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में आई है, जिस तरह से छोटे छोटे और राज्य बने, माइनिंग का, सैंड माफिया, आचा पाचा, इन लोगों का बहुत पैसा आया घरों में। ये लोग अब रायपुर में भी बहुत सारे 5 स्टार हैं और बहुत जगह, रांची में भी बहुत सारे 5 स्टार हैं। हम लोग जब पहले 5 स्टार में घुसते तो हिचक के घुसते थे कि वेटर वाला डांट दे साले कहीं। तो ये जो है विकी राय और सो प्रतीक का कैरेक्टर, ये दोनों नए इलीट हैं हिंदुस्तान के। इनके पास पैसा है, पावर है, एस्थेटिक्स की कमी है, सौंदर्य शास्त्र की कमी है। तो ये जब 5 स्टार में घुसते हैं तो इनको लगता है 5 स्टार हमारा है, हमने बनाया है। इनको कोई हिचक नहीं होती। जैसे प्रतीक का कैरेक्टर फाइन डाइनिंग में कह रहा है, अरे हरी मिर्ची है क्या, तो इस तरह की ये लोग हिमाकत कर जाते हैं। और ऐसी हिमाकत की वो इतनी बड़ी हीरोइन, मतलब जो है, जो पाउली ने रोल किया शबनम सक्सेना का, उसको रूम में बुला के उसको लात मारता है वो इंसान। उसमें कोई जरा सी हिचक नहीं है सब चीजें गलत काम करने की। तो ये है नया हिंदुस्तान का एलीट, जिसका बहुत करेक्ट पोर्ट्रेयल है। जिस तरह की किताब भी लिखी है वो जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी थी किताब, अपने संजय बारू साहब, उनकी किताब है इंडियाज न्यू एलीट। तो मैंने वो बाद में पढ़ी, मैंने कहा तो मैंने बहुत करेक्ट किया, बहुत अच्छी किताब है वो। तो मैंने लगा मैं भी सही इसी लाइन पे सोच रहा था। तो ऐसे हो गई यार कास्टिंग। आई थिंक जब चीजें अच्छी होनी होती है तो फिर कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल जाती है सारी चीजें। अच्छा, थोड़ा सा विषयांतर होगा। मैं इस सीरीज के नॉमेनक्लेचर पे बात करना चाहता हूँ। जब आप बार बार विकी राय बोल रहे थे ना, एकदम विकी शब्द में इतने हम किरदार देख चुके हैं कि एक रईसी और बदमाशी की बू भी आती है विकी। और कुछ आप, है ना, और जब आप बोल रहे थे कि ये न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जब आप सुनते हो अच्छा सीबीआई ऑफिसर है, सूरज यादव नाम है, तो नाम सुनते ही आपके दिमाग में अच्छा सूरज यादव है, यूपी से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, हरियाणा के अहरवाल से हो सकता है, ये बैकग्राउंड रही होगी, ऐसे करके बना आईपीएस ऑफिसर, है ना। या सुधा भारद्वाज का कैरेक्टर है, तो सुधा भारद्वाज सुनते अच्छा, सुधा भारद्वाज तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली। आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था नॉमेनक्लेचर में, कितना कॉन्शियस एफर्ट था ये? सुधा भारद्वाज का ऑनेस्टली बताऊं, ये नाम रखना मैंने बिल्कुल सुधा भारद्वाज के ऊपर रखा, क्योंकि मेरे हिसाब से सुधा भारद्वाज का जो किरदार है बहुत पॉजिटिव है इसमें। वो एक बेचारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में थी हस्बैंड की, तो उसने एक बार ले लिया लेकिन आप सेकंड सीजन और जिस तरह से वो परेशान होती है इस सीरीज में, इस इन्वेस्टिगेशन में, वो बहुत पॉजिटिव है। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव किरदार थी सुधा भारद्वाज। सूरज यादव का कैरेक्टर देखिए, वो मतलब अथॉरिटी ने उसको बोल रखा है बॉस केस घुमाओ, तो तुमको पूरी छूट है तुमको करने की। लेकिन जहां वो रीटा सेठी के घर पहुंचता है, जो कि आर्ट कलेक्टर है, पेंटिंग वेंटिंग करती है, वहां पे एक क्लास डिफरेंस समझ में आता है। वो आती है, पूछती है कि क्या पियोगे, मसाला टी, अदरक वाली चाय,
और फिर वो जब उनके साथ उनके संबंध हो जाते हैं तो बनियान के दोबारा से तो उतारते, कहते बनियान पहनते हो तो ये सब जो चीजें हैं ये नई, ये एक सोशल स्टडी थी। इस तरह का किरदार जब उस तरह की महिला के सामने जाएगा जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वहां पे इसका जो अहंकार है वो डगमगा जाएगा। और डगमगाया बहुत बढ़िया किया इसमें, मतलब प्रतीक ने, जब उसका अहंकार डगमगाया और पूछती है कि तुम्हारा घर का नाम क्या है, तो कहता है पप्पी। अब क्या बताएं, ऐसा तो प्रतीक एकदम सकुचा जाता है। हाँ। अच्छा, तो शशांक के किरदार का जिक्र हो रहा है बार बार मुन्ना के, तो मैं उस तरफ मूव करूंगा। कई दर्शकों को अब तक लग रहा होगा कि ये बातचीत का सिलसिला कैसा बन रहा है, तो मेरी पहली हिदायत ये है आपको कि आप ये सीरीज देखें, तो आपको बहुत सारे रेशे पकड़ में आएंगे और आपको अतिरिक्त मजा आएगा। क्योंकि एक हम वैसा इंटरव्यू कर सकते थे कि शशांक कैसा लगा आपको तिग्मांशु के साथ काम करके, शारिब कोई फनी इंसिडेंट बताइए ना जो हुआ हो, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। और तो वो वैसे भी कुछ सवाल हमारे पास लिखे हैं, पर मैं थोड़ा सा जिन लोगों की दिलचस्पी है रेशा खोलने में, उनको कुछ सिरे मिले बातचीत के, इसलिए हम लोग इस तरह से बता रहे थे। शशांक, तुम्हारा एक सीन है जिसमें तुमने एक बड़ा रंगीन सा चश्मा लगाया हुआ है जी, मतलब लाल रंग वाला। हाँ, मतलब वो बड़ा वो रूपक की छटा थी। ये इस तरह की डिटेलिंग होती है दादा, ये मौके पे तय होता है, अच्छा इसको ये पहना दें, या ये हमारे जैसे लोग हैं जो जबरदस्ती उसमें अर्थवत्ता खोजने लगते हैं, क्या था वो? क्योंकि ये दूसरी दुनिया में ये भी दाखिल हो रहा था और भयानक कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा था। मतलब वो जो फोन पे, मतलब मैं ये प्रार्थना करूं कि हर वाजिब और काबिल आदमी उस तरह का कॉन्फिडेंस हासिल करे जो फोन पे बोलता है। मतलब गजब स्वैग है और बड़ा अर्जित स्वैग है। शशांक, तो तुम्हें गॉगल्स के बारे में तो टिशू सर को पूछना पड़ेगा, उन्होंने चुने थे, उन्होंने बोला था, और डायरेक्शन डिपार्टमेंट में कोई था, उन्होंने बोल लिया गॉगल ने कहा ये लाल रंग के हैं, पहनने पड़ेंगे। सर ने चुने, मैंने पहन लिए। तो उस वक्त तो ये था। वो पल मेरे लिए ये पल है जहां मुन्ना या तो एक हमारे लिए लिच्चड़ इंसान बन जाता है, या एक हमारे लिए वो लड़का बन जाता है जो सड़कों पे एक मजबूरी है, वो मजबूरी के पीछे फोन चुराता है। उसको मजा नहीं आता है ये करने में, उसकी जो मजबूरी है, तो वो इसलिए वो पलता। और उधर अगर मैं एक दबा हुआ मुन्ना, एक डरा हुआ मुन्ना, एक मुन्ना जो अपोलोजेटिक है, तो वो सब बिखर जाता। वो जो हम घर बना रहे थे मुन्ना का, वो सब बिखर जाता। तो उधर ये कोशिश थी यार किरदार की, उस कॉन्फिडेंस के साथ उस मॉल में वो चोर की तरह नहीं घुसता है। जो बात अभी सर कर रहे थे कुछ पल पहले, जो ये नया एलीट है जो घुसता है स्पेस में और हर स्पेस का राजा होता है, मुन्ना भी उनमें से एक छोटा सा हिस्सा है। उसके पास कुछ है नहीं, पर वो मॉल में घुसता है तो वो मॉल उसे अपना लगता है। तो उधर दबे शब्दों में बात नहीं करता, उधर डरता नहीं, वो खुलता है। तो हमारा ये उस सीन के साथ कुछ ऐसा खेल था। जी, अच्छा, ये चूंकि वो अभी बातचीत वो अंडरटोन वाले उस पे चली गई है, जो शारिब का किरदार है ना, वो बिल्कुल आखिरी में जाके उसका एक शेड जुड़ता है। और जो मैंने आपको फोन पे कहा, इस पूरी सीरीज में 2 किरदार ऐसे हैं जो बहुत ही लौंडों वाली भाषा में कहें, जहां पे लड़के सीढ़ी घिस सकते थे जिस जगह, लेकिन वो दोनों ही सीन और सीक्वेंस वल्गर नहीं होते हैं। एक जगह वो बहुत क्रूर होता है और एक जगह वो बड़ी खूबसूरती के साथ इरोटिक होता है। बिल्कुल आखिरी में जो शारिब का सीन है, मैंने आपको बोला भी, त्रिशुदा को फोन में, इट्स अ ब्यूटीफुली शॉर्ट सीन। और वो दबे बेनीपुरी, मतलब वो, मैं अपने एक दोस्त को एक्सप्लेन कर रहा था वो सीन की, तो उसने कहा अच्छा क्या है ऐसा इस सीन में, न्यूडिटी है? मैंने कहा नहीं, वो तो बहुत ऐसे बेयर बैक है, ये है वो है, कपड़ों में कैसे उसको दिखाना है। तो मैंने कहा यार उसकी ना आंखों में भंवर पड़ते हैं, उस महिला किरदार की आंखों में भंवर पड़ते हैं, और वो
उस भंवर के सामने पढ़ के वो जो पुरुष किरदार है वो एकदम, इसमें जो किरदारों की जर्नी है वो बड़ी वैसी। शायद आपको क्या ब्रीफ था, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड सीजन में भी और खुलना है वो किरदार। जी हाँ, सेकंड सीजन में मुझे बताया गया कि बहुत खुलेगा लेकिन मुझे ब्रीफ यही था कि जैसा अशोक राजपूत है और वो इतना सब कुछ जो उसने जद्दोजहद की है पूरी, उसका मेन जो वो था कि वो ईश्वरी को पाना चाहता था। तो क्योंकि जब वो पहुंचता है कि मैंने वादा पूरा किया और आपने भी मुझसे एक मतलब प्रॉमिस किया था, तो वो कहती है हाँ मुझे वो भी याद है। तो मेरी एक्चुअली जो पूरी जर्नी थी वो मेरा वो उस वक्त के लिए था, वहां उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और उसमें जब मैं फेल होता हूँ तो वो पूरा मतलब जो उसका पूरा जो मकसद था वो पूरा धाराशाही हो जाता है कि यार ये सब, मैं तो परिवार का सुख देना चाहता था, मैं ये सब करना चाहता था और वो पूरा फेल हो गया। मुझे मेरे एक दोस्त ने भी बोला, अरे यार तू वो लव मेकिंग सीन में बड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। मतलब वो तो चाहिए था ऑकवर्डनेस, क्योंकि आई वाज नॉट ट्राइंग टू यू नो, हो नहीं रहा था तो मामला बन नहीं रहा था, उस वजह से वो चेहरे पे वो चीजें आती। तो हम और मैं ऐसा जब वो सीन हो रहा था पिक्चराइज, तो साक्षी और हमने वो भी थोड़ी सी बहुत सहमी हुई थी। वो कह रही थी कि यहाँ से ये लोग नहीं होने चाहिए, वहां पे वो लोग नहीं होने चाहिए, और बड़ी टेंशन में थी। बट जब हमने सीन किया, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था टिशू सर हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, तो वो किसी भी एंगल से या किसी भी कीमत पे वो वल्गर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। और मुझे उस चीज का पूरा भरोसा था, विश्वास था, और वो स्क्रीन पर वो चीज आई, नजर आई कि ऐसा नहीं था कि वो बहुत चीपली शूट किया हुआ कोई सीन है या कोई मतलब सी ग्रेड फिल्म का। बहुत ही एस्थेटिकली शूट किया गया है और बहुत ही प्यारा शूट किया गया है। और हमने इनफैक्ट छोटा सा एक इंटीमेसी, साक्षी को बड़ा वो था कि यार एक वो इंटीमेसी टेस्ट करते हैं, और एक जो इंटीमेसी डायरेक्टर्स के साथ में उसने पहले काम किया था, तो उसने उसके कुछ एक्सरसाइज किए कि कैसे करते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये होता है इंटीमेसी टेस्ट, क्या होता है इंटीमेसी डायरेक्टर? तो हमने सुना है। हाँ, वही इंटीमेसी डायरेक्टर जो चीजें करवाते हैं वही उसने, क्योंकि उसने वैसा एक वर्कशॉप किया हुआ था, तो उसी के कुछ एक्सरसाइजेस उसी के लगा रही है अकेले में इंटीमेसी टेस्ट यार। और सौरभ, मैं माफी इस बात के लिए, मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता था। सॉरी जी जी शारिब फॉर इंटरप्टिंग। जो सीन की आप बात कर रहे थे, वो सीन हमने उस दिन शूट नहीं करना था, मुझे अब याद आ रहा है, हमने शूट कभी और करना था। और सर ने बोला था एक तू सिंगल शॉट में कर ले अगर ये सीन तो अच्छा लगेगा। और हमने बीच मॉल में एक आई थिंक 30-40 मिनट में वो सीन निपटाया, भागा दौड़ी करके, और किसी तरह वही उस सीन के लिए काम की है। वो जो एनर्जी है, वो जो फ्रैंटिक एनर्जी है, वो जो उसमें भगदड़ मची है मॉल में, तो ये वो सीन बिल्कुल भगदड़ में शूट हुआ था यार। तो बस मैं खुश हूं कि निकल गया, लोगों को पसंद आई चीज। और क्योंकि बस कैसे बना है तो बस शारिब भाई ही जानते हैं कि इंटीमेसी क्लासेस में नहीं मजाक कर रहा हूँ पर जी। शशांक अरोरा बहुत मस्त किया यार आपने। शशांक अरोरा का जो नाम है सनी अरोरा, वो मेरे सबसे फेवरेट किरदार जो मैंने प्ले किया है सनी अरोरा इन फिल्मिस्तान। तो हम दोनों नेम से फ्रेंड्स भी, वो भी है हमारा एक कनेक्शन। अच्छा, हाँ आप बता रहे थे वो इंटीमेसी टेस्ट के बारे में। बस जितना बताना था मैंने बताया। अच्छा, तो टिशुदा आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, इन खास तौर पे जो 2 सीन्स जिनकी मैंने बात की? इंटीमेसी पे नहीं इंटीमेसी, हाँ मतलब वो जो पाउली वाला सीन है, मतलब वो भी उससे क्रूरता स्थापित होती है, और जो इनका वाला सीन है, मतलब मैं एक कहानी का शीर्षक है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, कि तुम्हारा जिस्म मुझे पाप के लिए उकसाता है, समथिंग ऑफ दैट नेचर। वो आप जब ईश्वरी को देखते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ इसके लिए ये इतने समंदर फांद सकता था। ये आपको पाप के लिए उकसाता है। अरे हाँ देखिए, ऐसा है
कि जो अशोक राजपूत का किरदार था उसमें ये था कि उसका बड़ा भाई, जो कि उसका एक्चुअली हम का कली है, बड़े भाई रिजेंबल, उसको विकी राय उसको मरवाता है जी और ईश्वरी विधवा हो जाती है। और ये जो चादर उड़ाने वाला प्रचलन है, जो वो है, जो कि पंजाब और राजस्थान यहाँ होता है। जी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हाँ जी। जी, कि बड़े भाई की अगर डेथ हो जाए तो छोटा भाई भाभी से शादी करता है। तो ये था कि अगर मैं उस कैरेक्टर को बहुत ही निरीह और थोड़ी सी जैसी साक्षी थी इसमें वैसी ना हो के थोड़ी सी, तो वो बात बनती नहीं। मैं चाहता था कि जो ईश्वरी है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। देवर का अट्रैक्शन सिर्फ इसलिए नहीं है शादी करना चाहता है कि भाई का बदला लेना है और चादर चढ़ानी है, वो अट्रैक्टेड है अपनी भाभी से, बिकॉज वो अट्रैक्टिव है। तो इसलिए उसका इसीलिए उसको चयन इसी हिसाब से किया गया। और उसकी पूरी सब कुछ धराशायी हो जाती है जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता शादी की रात, मांग में सिंदूर पड़ता है उसे। और वो पूरा चक्कर है, जो चाहे वो इंगिताई है, जो अंडमान से चुराई गई उन ट्राइबल्स की वो मूर्ति है। तो इस शो में एक मिस्टिक वाला जो एलिमेंट है ना, जैसे इसमें एक जगह अर्थक्वेक भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है, सब तो सब टूट जाती हैं और फिर मोहन कुमार वापस से फ्लिप कर जाते हैं। ये सब चीजें जो हैं, और इंगिताई का जो मूर्ति है, ये इसमें एक इंडियननेस है, इसमें एक ये इंडियननेस है, मिस्टिसिज्म है कि जहां जहां इंगिताई जाएगा वहां पे गड़बड़ होगी ही। इंगिताई को अशोक राजपूत ने चुराया, उसने अपना बदला भी लिया, अपनी भाभी से शादी भी की, लेकिन जिस लिए वो शादी करना चाहता है परिवार बढ़ाने के लिए, वो उस दिन परफॉर्म ही नहीं कर पाता है, बिकॉज उसको श्राप है इंगिताई का। या इसको अगर मैं रिवर्स करूं कि जो फियर साइकी पूरा काम करती है कि जिसने सुन रखा है तो कुछ भी गड़बड़ होता है तो उन्हें लगता है कि वो इसकी वजह से हो रहा है, उसका एक पैरेलल इंटरप्रिटेशन वो भी हो सकता है। हाँ, मैं इस तरह की सुपरस्टिशियस को प्रोपोगेट नहीं करना चाहता हूँ कि ऐसा होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन हमारी सोशल कॉन्शियसनेस में इस तरह की चीजें हैं हिंदुस्तानी में, इसलिए उस मूर्ति का। जी बोलिए। हाँ, मैं ये जो एकेती का किरदार है, मनी ने प्ले किया है ये किरदार। जी, मनी बिहार अभी बेचारा आया था एकदम, पता नहीं कहाँ चलेगा शर्मा। नहीं, मनी यहाँ पे है। So, is he comfortable in English? I mean, which language will he prefer? उसको बेचारे को दोनों। राजेश भाई हैं उनके साथ। राजेश भाई, हाँ, आप अंग्रेजी में बात करिए, वो समझा देगा, या हिंदी इंग्लिश थोड़े राजेश भाई समझते हैं। नहीं शारिब, मैं आपसे और मनी दोनों से ही ये चीज समझना चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे मैं अभी कोडा देख रहा हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म है ना, ये ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुई है, तो उसमें वो जो लैंग्वेज बैरियर, साइन लैंग्वेज, वो सब है, तो आपके और मनी के बीच कैसे चीजें ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन हो रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आप लोगों ने साथ में गुजारा, वो जर्नी काफी टाइम जी, बहुत ज्यादा मजेदार थी वो जर्नी। और शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें भी पेश आती थी, क्योंकि जब मैं अगर लाइन एंड उसी डायलॉग पे नहीं थी, उसी शब्द पे नहीं थी, तो वहां से क्यों आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मनी को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो अगर मैंने कहाँ का किधर भी बोल दिया तब भी वो कंफ्यूज हो जाता था। तो बट लेकिन धीरे धीरे जब हम साथ काम करते गए तो और एक दूसरे को जानने लगे, तो वो ईजनेस भी आ गई। और राजेश भाई जो ट्रांसलेटर थे साथ में मनी के, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प थे। और साथ में तिशु सर थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मजेदार था। ये पहली बार मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो मेरे साथ में सामने मेरे को एक्टर है, उसे वो भाषा नहीं आती जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा अलग किस्म का और बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत एंजॉय किया। और मनी बहुत ही कमाल का इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है, और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। एक तो वो उनकी आंखें इतनी बोलती है ना, वो उनका क्लोजअप लगा दो बस खत्म हो गया गेम पूरा वहीं पे। मैं इस चीज पे आने वाला था कि हर महाभारत जैसे कथानक में जहाँ सबके ग्रे शेड हैं, कहीं किसी का कम, सुधा का, सूरज, सबके,
पर एक किरदार ऐसा है, यस वो जो यूटोपियन किरदार की, यार ये तो निर्दोष है, धवल है, बिल्कुल है ना? मनी दिया पुनीत ऐसे कुछ था? हाँ AKT राजेश जी, मैं और मेरे दर्शक सबसे पहले तो मनी की जर्नी जानना चाहेंगे। कहाँ से हैं, क्या पढ़ाई लिखाई की, एक्टिंग में कैसे आए, देन आई विल स्विच टू टिशुदा की कास्टिंग वगैरह का, पर पहले मनी अगर अपनी जर्नी बताएं। Actually, Mani is a tribal boy. ओके Yeah, he had acted in a Malayalam movie in his childhood. आप हाँ वो वाला बंद करिए, पूरा एक ही ऑन रखिए, One second. वरना आवाज इको होगा। So he had acted in a Malayalam movie as a child artist along with Mohanlal, and he got an award, state award for that role. Then he completed his studies, dropped out from the school. I mean, not completed without completing it. He dropped out from the school. He went for work. Then while we were planning a movie, we wanted a protagonist who is a tribal boy. So we went searching for him and grabbed him and took him to the set, and he acted in our movie called Udalaru. Okay. After seeing the movie, I think Amrita maybe suggested him for the movie, and we got connected with Tishu sir, and that's how the story began. टिशुदा बताइए जरा, हमें मनी के बारे में बताइए, इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए। मैं एक्चुअली में सबसे ज्यादा मुझको जो सबसे ज्यादा मुझे लगा चैलेंज होगा कि एकिति को कैसे कास्ट करेंगे। तो अब जैसे नत्था था उसमें पीपली लाइफ में, तो हाँ मैंने पहले सोचा कि उसको करे, लेकिन उसकी अब वो तो एज हो गई है, उसको एज वाला, हाँ। बहुत कई लोगों को मैंने ट्राई किया। तो हबीब साहब का ग्रुप था छत्तीसगढ़ में, हबीब तनवीर साहब का, उसमें भी वो बिखर चुका था। तो मुझको पहले था कि उस ग्रुप से कुछ लोग मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ के, लेकिन वो ग्रुप भी बिखर चुका था कंप्लीटली। और मैं बहुत ज्यादा कुछ मुकेश छाबड़ा जो हमारे इसके कास्टिंग डायरेक्टर थे, उसने कुछ लोगों को भेजा, लेकिन मुझको जेन्युइन नहीं लग रहे थे। मैंने कहा ये ऐसे थोड़ी होगा कि आप कोई किसी भी थोड़ा डार्क स्किन किसी भी एक्टर को आप कास्ट कर लो उसके थे, तो लगेगा ही नहीं। वो वही हुआ कि हमारे असिस्टेंट अमृता ने मणि का कोई ये मलयालम फिल्म देखी या कुछ देखी, और उसने दिखाया, और देखते ही लगा कि यार यही करेक्ट है। और बहुत अच्छा था मुश्किल मेरे लिए कि उसको दोनों लैंग्वेजेस नहीं आती थी, हिंदी और अंग्रेजी, और उसने जो 2 फिल्में की भी थी उसपे भी वैसे ही काम करवाया होगा इन लोगों ने जैसे हमने करवाया है। वो उस तरह का स्किल्ड एक्टर नहीं है। तो एक्टरों का जो मतलब जो एक वो लोग गेम करते हैं ना एक्टर लोग वाइल एक्टिंग, थोड़ा ये लोग करते हैं बहुत खेल खाल, इतने इनोसेंट नहीं लगते। इनोसेंट की एक्टिंग करते हैं एक्टर्स, मैं इनोसेंट हूं। मणि को ये एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। ही वॉज लाइक एन एनिमल, ब्यूटिफुल एनिमल, अनकंडीशनड, जिसको कुछ नहीं पता है कि समाज में सही गलत क्या होता है, कैसे करते हैं। नेचर का बच्चा जिसे बोलते हैं ना, वैसा था, वैसा ही चाहिए था। तो बहुत परफेक्ट हो गया इसकी कास्टिंग। और इसीलिए जैसे आप सबने कहा कि एक्चुअली सबसे इनोसेंट, सबसे धवल वो वही था, और वो एक्चुअली वही है। अच्छा विजय भाई, क्या मैं ओवर रीडिंग कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसका एक तो बड़ी फ्लैट सी स्टोरी है, मतलब फ्लैट इन द सेंस कि एक आपको एक लेयर तो ये दिखती है, अच्छा एक मर्डर हुआ है और 6 सस्पेक्ट हैं और सब उनका चल रहा, सबकी अपनी पॉलिटिक्स। दूसरा फिर उन कैरेक्टर्स की जर्नी है, मतलब वो गांधी, बकरी का दूध, आजकल जो चीजें चल रही, फिर उसको जो बाजार में गांधी हैं वो कितने महंगे हैं, वो सारी चीजें। इन सब से इतर भी मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज बहुत सटल ढंग से बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है। मतलब वो आप
आपके अंडमान से लोग आ रहे हैं, वो मतलब उनकी क्या गलती है, पर सब अपनी अपनी मजबूरियों का हवाला दे रहे हैं। तो वैसा कुछ एक कॉन्शियस एफर्ट था क्या कि यार कई लेयर्स रहे इस चीज की, ये जो मतलब जिसको कहते हैं ना सभ्यता की खाल खींच दी, सभ्यता के कपड़े खोल दिए, या सभ्यता ने जितना जितना मेकअप कर रखा था सब धो दिया, वैसा कुछ था ये पूरे दुनिया गढ़ते वक्त, खासतौर पे टिकताई और इसके इर्द गिर्द? एक तो जैसे टिशू भाई के दिमाग में मल्टी लेयर्ड चीजें चलती हैं, एज इन सोशल इश्यूज को लेके, चीजों को लेके, किरदार को लेके। तो आई थिंक जब रोमिला इकेती की जब बात भी हुई तो एक होप होता है कहीं, तो एक जैसे विकी राय का विभत्स रूप दिखाई देता है कि भाई वो बंदा है इस टाइप का, जो जिसको एलिट या वो कह लो। जो मुन्ना का किरदार है उसमें एक सर्वाइवल वाला मामला है कि साला ये मॉल मेरे बाप का है, मैं यहाँ का राजा हूँ। वो एक उसका एक जो एक लड़ने की जो ताकत है कि मैं लड़ूंगा यार, कॉप्स को हैंडल कर सकता हूँ मैं। एक होप होता है ना कि लाइक वो इकेती में है कि जो कहते हैं ना बहुत सरल सा धवल इंसान जो कहते हैं, जो तो वो कई चीजें सोशल इश्यूज भी थे, जैसे नॉवेल में भी थे कई, बट वो बहुत घिसे पिटे बातें थी पुरानी जो हम देख चुके हैं, एज एन एक्सीडेंट वाला इशू हुआ या जो जेसिका वाला इशू, तो कई चीजें टैप कर चुके थे। तो आज की तारीख में जैसे जो एस्टिमेट किया गया था कि 2022 में अगर रिलीज होगी तो क्या मुद्दे, क्या कहाँ कैसे छूके जाए, एज एन कहते ना कि मुद्दों को छूना भी एक तरीके से अवेयरनेस होता है, लाइक एक शांत पानी को टच कर दिया तो रिपल उसके फैलते हैं। तो जो एक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आज हम जिस सोशल स्ट्रक्चर में भी हैं तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हर एक की वॉइस है, तो वो वॉइस दिखाना जरूरी भी है एक इन दैट गिवन पैरामीटर। तो वो आई थिंक टिशू भाई विल बी अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट इन वेरी मैक्रो फैशन। मुद्दों को लाने की जो बात है, जानते सब हैं उसके बारे में, तो वो छूना बहुत जरूरी भी होता है। हाँ, तो इसलिए वही है, यही तो फर्क है अखबार में और जो काम हम कर रहे हैं, कि मुद्दे तो अखबार में भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप वो इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक रोचक ढंग से, ताकि लोगों का इंटरेस्ट आए। तब इंटरेस्ट कैसे आता है? दो ढंग से आ सकता है, या तो आप उनको रुलाओ या आप उनको हंसाओ। और रुलाओ या तो शॉक दो। जब इस नॉवल को पढ़ा गया था उसी वक्त मुझको लगा था कि एक्चुअली ये नॉवल ट्राई कर रही है बहुत सारे सोशल इश्यूज को टैकल करना, और पूरे हिंदुस्तान में घुमा रही है। तो ये नॉवल एक्चुअली बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना चाहती है, और मुझको लगता है जो हमने शो बनाया है, हम नॉवल, मुझे नहीं पता कि ये नॉवल से बेटर है, नॉवल के स्तर की है या नॉवल से नीचे स्तर की है, लेकिन जब आप किसी चीज पे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आप चाहते हैं उससे बेटर हो ना, नॉवल से तो बेटर बनाने की हम कोशिश करते हैं। नहीं तो फिर नॉवल पढ़ के सुना देते। अगर आप उसमें शो बना रहे तो यू हैव टू गो वन स्टेप हायर देन द नॉवल, और वो अचीव करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान की सोशल स्टडी बनाओ, सिर्फ ये मर्डर मिस्ट्री ना रहे। जहां जहां मौका मिले आप अपनी बात कहो अपने ढंग से, क्योंकि आजकल बात करने में बहुत सारी पाबंदियां हैं, आप सही बात नहीं कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कह रहा था कि जब आप सही बात नहीं कर सकते हैं तो आपको ईरानियन फिल्म जैसा बनना पड़ेगा। ईरान में भी जब फिल्में बनती थी उसके बाद वहां बहुत सारी सेंसरशिप हुए, आप कई सारे इश्यूज पे पिक्चर नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना नया इडियम ढूंढा, अपना नया ग्रामर ढूंढा, ह्यूमनिस्टिक फिल्में बनाई, और दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे ईरानियन सिनेमा गया। हमको भी लगता अगर ऐसी पाबंदियां होंगी तो ठीक है, ऑब्वियस लेवल पे बात नहीं करेंगे, तो इस लेवल पे बात करेंगे कि कोई पकड़ ही ना पाए और बात ज्यादा छुए। इसलिए ये सारी बातें कही हैं, इसलिए लेयर्ड चीज अब करनी पड़ेंगी। अब बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट जिस तरह के ग्रामर है हमारे सिनेमा का, वो इसीलिए कई लोगों को, कुछ लोग हैं जिनको द ग्रेट इंडियन मर्डर शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि नए ढंग से कही गई ये कहानी।
बहुत नए ढंग से। जब आप ये बोल रहे हैं ना, जब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे वो जो ड्राइंग रूम में आशुतोष राणा बैठा है और वो बाबरी वाला सीन आ रहा है, और फिर वो जिस तरह के रिमार्क आ रहे हैं कि अभी चलेगा, ये होगा, तो वो लेयरिंग है वहां पे। सौरभ, वो ये तो फिर भी बहुत ऑब्वियस लेवल पे है। हाँ, ये तो फिर भी बहुत ऑब्वियस लेवल पे कि बहुत पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये तो फिर भी बहुत है। लेकिन जिस तरह के प्रतीक के सीन हैं या जिस तरह के विकी राय के सीन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे ये लेयर्ड सीन्स हैं कि नाम क्या है, तुमको घर में क्या बुलाते हैं, कहते हैं पप्पी। वहां पर मतलब जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो क्लास डिफरेंसेस हैं, आई थिंक वो बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत अच्छा किया, अपने रीता सेठी जिसने किया और प्रतीक, दोनों ने। ये सब चीजें जो है, मुझको ये सब करने में ज्यादा मजा आया। जब विनीत के कैरेक्टर के सामने प्रतीक का इंट्रोडक्शन सीन, और विनीत जिस तरह से आप लोग पहले बात कर रहे थे कुर्सी को खिसकाना, तो एक स्टेटस का प्ले है वो स्टेटस का प्ले इतना ब्यूटीफुली किया है दोनों ने। ये होगा सीबीआई, लेकिन यहाँ पे आके जो कुर्सी खिसकाने में जो खेल हो जाता है ना, ज्यादा सुनना, आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसमें। नहीं, तो और नए ढंग से कही गई कहानी। हाँ, और मतलब वो विनीत कुमार आपके बड़े पुराने, आपके बैचमेट थे, जूनियर सीनियर थे कितना? बैचमेट। हाँ, और वो आंखों से ही इतना खेल देते हैं, और ये बिल्कुल उनके लिए बड़ा सूट कर रहा था उनको, बड़ा ये रोल। पर मैं थोड़ा सा और, अभी हम लोग डिटेलिंग की बात कर रहे हैं, आपने कहा पूरा हिंदुस्तान घूमे, मैं वही देख रहा था कि वो कठपुतली कॉलोनी वाले जो सीन है, उसमें बीच में वो छत पे बैठा बंदर है, देख रहा है, भाग रहा है, वो कुछ कर रहे हैं, धाए से गोली चलती है और फिर वो रेस लगा जाते हैं, तब तक उनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। ये इम्प्रोवाइज किया गया था। अच्छा, ये लोकेशन ऐसी, क्योंकि लोकेशन भी बड़ी नहीं, मैं इन सारी लोकेशन को देख के मुझे बार बार ब्लैक फ्राइडे और वो सब चीजें याद आ रही थी, जिसमें हम लोगों ने पहली बार विजय दादा को नोटिस भी किया था। तो ये कि जो आप लोकल दिखा रहे हो वो भी कहानी का हिस्सा है, और जो चीजें यूं ही दिख रही हैं, मतलब कि अच्छा ये तो साइड में ऐसा कुछ होता है, लेकिन उनकी भी एक अर्थवत्ता है, चाहे वो एक मैनिक्विन ही क्यों ना हो, या किन जगहों पे वो शूट हो रहा है, वो किस चीज की आड़ लेके खड़ा है जब हमला हो रहा है, स्टफ लाइक दैट। इम्प्रोवाइज था, टोटल इम्प्रोवाइज था वो। मतलब लोकेशन तो हमने पहले से चुनी हुई थी, बिकॉज लोकेशन के साथ प्रोडक्शन के बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, वो तो पहले से चुनते हैं। लेकिन जब वो एक्शन सीक्वेंस हो रहा था कि यहाँ पे कुछ नक्सलाइट छुपे हैं, वो भागेंगे और फिर कॉप्स उनको, तो मुझको उसी वक्त, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत रहा हूँ, मैं शादीपुर डिपो की उन गलियों में कठपुतली कॉलोनी होती थी, अभी भी है शायद, यहाँ पे राजस्थान के सारे ये जितने भी कलाकार हैं वो सब रहते थे। तो पूरन भट्ट मेरा दोस्त था, वो पपेटरी करता था श्री राम सेंटर में, बैंडेड क्वीन में उसने एक्टिंग भी की है। वो फिर वो मपेट्स बनाने लगा, जो पपेट्स के बड़े वाले होते हैं। तो मुझको एकदम से आया, यार ये झुग्गी में कर रहे हैं, अगर सिर्फ सिंपल एक्शन सीक्वेंस होगा, वो लोग भाग रहे हैं, भाड़ भाड़ भाड़, वो हुआ तो 1000 बार देखा गया है। अगर इसी को कठपुतली में कॉलोनी बना दूं, जहाँ पे कठपुतली करने वाले अपने रिहर्सल कर रहे हैं, वो करते रहते थे कॉलोनी, मैंने कई बार देखा है वो लोग, और वही हुआ। और उसमें वो पूरा एक्शन सीक्वेंस एक बड़ा मजेदार और बहुत ही विजुअली इंटरेस्टिंग हो गया। वो बंदर ही बनते हैं, वो किच 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 करते हैं, तो वो सब वो तो उसी वक्त डाले गए जब शूट हो रहा था। तो मैंने कहा तुरंत बुलाओ, वो आधे घंटे में आ भी गए वो सब के सब। वो इम्प्रोवाइज था कंप्लीटली, पहले से नहीं सोचा था। श्वेतांक हमारे साथी हैं, उन्होंने इसका सीरीज का रिव्यू किया है। श्वेतांक बहुत सारे सवाल लेके आए हैं आप सबके लिए, सबकी एक एक लॉग शीट बना के लाए हैं कि अच्छा, और उन्होंने ये भी सोचा है कि थंबनेल के लिए वो तिग्मांशु दादा से पूछेंगे कि क्या वो दबंग 4 डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बोले उससे एक अच्छा थंबनेल मिल जाएगा। मना भी कर देंगे ना, जवाब भी नहीं देंगे तो भी मिल जाएगा कि सलमान के साथ दबंग 4 करने पे तिग्मांशु क्या बोले, हिचकिचाए। श्वेतांक, ओवर टू यू। अपने आप को अनम्यूट करो थोड़ा। श्वेतांक को हम लोग प्यार से माइकल बुलाते हैं। श्वेतांक का घर का नाम माइकल है, और श्वेतांक को लगा कि उनके घर वालों ने यूं ही उनका नाम माइकल रख दिया है। इस निकम्मे को ये नहीं पता था कि संस्कृत और कविता में निष्णात इनके नाना जी ने मशहूर कवि माइकल मधुसूदन दत्त के नाम पर इसका नाम माइकल रखा है। अरे वाह,
जी श्वेतांक। मतलब मेरा बस दबंग 4, अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं बस तिग्मांशु सर से ये पूछना चाहता था कि दबंग 4 की स्क्रिप्टिंग को लेके बात चल रही थी, तो मतलब होता है ना कि अपने को भी एक्सक्लूसिव चाहिए। मैं दादा एक और किरदार है जिसपे थोड़ा समझना चाह रहा था, और वो मुझे नहीं, मैं उसमें थोड़ा बोर होने लगा था उस पूरे में, जबकि रणवीर यादव बहुत कमाल के हैं, पर मुझे लग रहा था यार खींचा जा रहा है। तो आ गया समझ में क्या बाइनरी है, तो क्या उसमें कहने की चीजें थी? मतलब वो बाइफर्केशन तो दिखता है प्रकट तौर पे, क्योंकि गांधी को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब चश्मा ले गए। क्या वो नॉवल में है? तो ऐसा नहीं था कि हमने सोचा, वो नॉवल में है। और एक्चुअली में मोहन कुमार का ही एक कैरेक्टर है जो एक्चुअली नॉवल में जैसा है वैसा ही हमने दिखाया है। क्यों यार पुनीत, बताओ तो, है ना कि हम लोग ने उससे ज्यादा डेविएट मोहन कुमार को हमने जस्ट का नॉवल से उठाया है। क्योंकि वो एक जो एक कहते हैं ना, जो टेढ़ा सोचने वाला जो रूप, वो नॉवल में वो मोहन कुमार का किरदार जो था, कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी जो है गांधी की, और वो जो चुटकी में बदलती है चीजें, तो एक जो पागलपन होता है प्लॉट का, जिसको हम कहते हैं, जो आप जो मिस्टिक चीज की बात कर रहे थे टिशू भाई, कि एक जो है कुछ, देयर इज समथिंग की दुआ मांगते भगवान से कुछ सही हो जाएगा। जो मिस्टिक होती है ना चीजें, कि इंगिताई की वजह से मनुष्यत फैल रही है, लोग अर्थक्वेक हो रहा है, मर रहा है। तो मोहन कुमार का जो किरदार था नॉवल में, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, इफ यू रीड इट। तो जिस तरीके से वो दिखाया गया है, तो वो काफी कुछ नॉवल से लिया गया एज एन उसी को। और ये चीज भी है कि मोहन कुमार का किरदार जो है वो आपको लगता है कि जो पूरा प्लॉटिंग चल रही है, इविल प्लॉटिंग और सब बड़ा खेल चल रहा है, उसके बीच में एक बड़ा क्यूट सा किरदार लगता है, तो शायद वो मर्डर मिस्ट्री का हिस्सा नहीं लगता कुछ देर के लिए आपको, शायद आप उससे दूर हट जाते हैं। ये भी एक रीजन लगता है लोगों को कि यार वो उसमें वो आपको सस्पेक्ट ज्यादा दिखाई नहीं देता। ये भी एक रीजन हो जाता है कि शायद कि आप मोहन कुमार को अब ढूंढना चाहते हैं कि अभी कुछ करेगा, बट ही सेट वो वही है किरदार, वो उसका जो पागलपन जो इसका इज एडिंग दैट पूरी मैडनेस के अंदर, वो मैडनेस का सिंबल है मतलब। अच्छा, ये बताइए कि बुक का जिक्र हो रहा है, शबनम का किरदार तो बुक में बहुत डिटेल में है। जी आएगा। अब वो एक्चुअली हमने बहुत सारे सीन पाउली के और भी सीन शूट किए थे, बट वाइड एडिटिंग हमको लगा कि ये सब सेकंड सीजन में जाने चाहिए। तो पाउली का पूरा ट्रैक जो है, जो कि अच्छा किया, वो सब सेकंड सीजन में जाने वाला है। और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है। लाइक ये मैंने जैसे ही सवाल पूछा ना, मुझे पता नहीं तिशुदा आप पाउली की मुस्कान देख पाए कि नहीं, कि शबनम का किरदार लुक एट हर। एक्चुअली सर मैं एक जस्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड, लाइक हम लोग जब स्क्रिप्ट रीडिंग किया था, हम लोग सब लोग मिलकर स्क्रिप्ट रीडिंग हुआ था मुंबई में, उससे बहुत अलग है जो शो हम लोग जैसे देख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा द वे ब्यूटिफुली इट हैज बीन लाइक डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, एंड लाइक वो बहुत मजा आया देख के। तो मुझे लगा अरे बहुत सारे तो सीन्स थे, लेकिन शायद शबनम का चैप्टर आया नहीं, तो ठीक है, मेबी इन सीजन 2। सीजन 2 का बहुत कमाल ग्राफ है शबनम सक्सेना का, लाइक बहुत अलग, नॉवल से भी अलग। It's a very well written thing, one of the best written like characters I've got till date, and so thankful to Tishu sir and all of you. Puneet, Vijay, thank you so much. तो आपने फिर पूछा था पाउली से कि एक्टिंग कर लोगे, जैसे जतिन से पूछा था, हाँ भाई कर लोगे? नहीं यार, पाउली के तो ऑलरेडी इतनी एस्टैब्लिश एक्ट्रेस है, इतनी सारी फिल्में की, इतना काम किया। तो जतिन को आप ऐसे लौंडे की तरह डील कर रहे थे, हाँ भाई आ जाओ, एकदम वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला सीनियर जा गया था। नहीं, जतिन को काम ही नहीं देखा था मैंने।
तो इसलिए शायद कहा होगा मैंने। पाउली यार ने जतिन, ऐसा कुछ रहता है कि जैसे हम लोगों की बकेट लिस्ट होती है कि यार मतलब कि सर फलाने मैंने का इंटरव्यू करना है, ढिकाने का करना है, आपका कुछ ऐसा था कि यार तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करना है यार, मतलब? मेरा था मेरा था बहुत सालों की, लाइक अच्छा, वो होता है ना, प्रतीक सपना होता है, शारिब, सॉरी, अच्छा प्रतीक शारिब और पाउली ने उंगली सपना, तेज वो सपना पान होता सिंह है, तोमर। वो उम्मीद होती है, और ये ग्रेट इंडियन लाइक मर्डर के जरिए ये हो गया, एंड पीपल आर लविंग इट। उससे इट्स आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीवन। जैसे जो जैसे शबनम सक्सेना का जो कैरेक्टर जिस तरीके से, मतलब उसमें काफी बहस भी हुई थी, बहस एज इन बहुत जल्दी वो कैरिकेचर की ओर घुस सकती थी वो चीज, एज एक वॉनबी एक्ट्रेस या बॉलीवुड एक्ट्रेस, फेडिंग आउट एक्ट्रेस जो लाइमलाइट में रहना चाहती है, बट जो पाउली ने जो अप्रोच लिया है वो इतना सीधा अप्रोच है कि उसको एक ऊपरी सतही लेवल से ना लेके वो सोल जो जिया है, लाइक शी रियलाइजेस दैट कि फिजिक को लेके खुद परेशान है, फिर उसको ढक के दिखाना भी है, नेशनल अवार्ड भी चाहिए, एक काम की भूख भी है, चाहत भी है, और एक विकी राय टाइप के बंदे के साथ भिड़ भी गई है। बोलती कि तुम फिल्म वालों को क्यों ऐसे, तो वो जो इतना जो अप्रोच है, इंस्टेड ऑफ दैट आईने में मुंह देखना और लिपस्टिक लगाना, वो जो ऊपरी सतही तैरती प्लास्टिक की बोतल होती है नदी पे, वैसा अप्रोच ना करके उसको जिस तरीके से दिखाया ना, मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था। और जो मोरालिटी की क्लैरिटी है कि मैं आई एम फाइन विद विकी, या बट आई एम नॉट फाइन विद दैट, यू नो, दैट डाइकॉट। वो कहीं ना वो वो बिग बॉस के कैरेक्टर्स की तरह होता है ना, जो नकली होते हैं कि नकली दिखाते हैं, सब नकली करते, वैसा नहीं था। वो बहुत ऐसे पकड़ा उस कैरेक्टर को, तो वो बहुत, वो कॉरिडोर सीन अभी भी देखता हूँ मैं, तो मतलब होता है ना कि हो क्या रहा है यार, ऐसे लात मार रहा है ये बंदा, होता है ना, तो अजीब लगता है वो। कि वो जब जीवा ने कहा था कि लतिया के होता ना कि उसको कि जाना, और वो जब अभी भी पूछता भी है कि बॉलीवुड आर क्लीन, वेरी क्लीन, वेरी क्लीन, तो वो जो चक्कर है, तो जो लेयर्स की बात हो रही है, चीजों को कहने की बात, तो वो लेयर्स की बात मुद्दों की बात नहीं है, वो बहुत ही क्या कहते हैं, ये कैरेक्टर्स में लेके आना उसको, लाइक होता है ना कि जो मसाले वाली पूड़ी होती है कि उसमें मसाला गूंद के जो ये चीज, तो वो है, मतलब कि ऐसा घुल मिल जाए कि कोई पिन पॉइंट ना कर पाए कि अरे ये तो गलत बोल रहा है, लिव्ड इन लगे, तो वो एक कैरेक्टर लगा। आई मीन ऑल ऑफ यू, आई मीन ऑल द एक्टर्स, उनके किरदार इस तरीके से, उनका चेहरा मिल गया, तो वो पेपर पे तो सब पेपर की तरह होता है एक लेयर में होता है, लेकिन जैसे वो माहौल आता है पूरा, मुन्ना का किरदार हुआ, जतिन का किरदार हुआ, प्रतीक का किरदार, सब लोग इसे खुल के जो आते हैं, जो अच्छा, आप देखिए किरदारों की बात कर रहे हैं, मैंने अलग से देखा कि कॉस्ट्यूम किसने किया है ना, क्योंकि इन किरदारों की कहानी इनके कपड़े भी बयां कर रहे हैं। वो कलाकार जो कपड़े पहन रही है, शशांक का किरदार जो कपड़े पहन रहा है, वो मतलब वो सरोजनी नगर और करोल बाग वाले, वो पूरा वो जो सिलेक्शन है कपड़ों का, और जतिन जो कपड़े पहन रहा है, प्रतीक को लगातार वो डार्क सूट पहना रहे हैं, आशुतोष दादा के कपड़े जो हैं उसमें 2 अलग अलग शेड। क्या ब्रीफ होता है डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया का कॉस्ट्यूम डिजाइनर तुलिका धूलिया को? कोई उसके साथ मेरे ज्यादा डिस्कशन नहीं होते। नहीं, मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीरीज के लिए पूछ रहा हूँ। उसमें ब्रीफ नहीं होता, फुल कपड़े होते हैं। शारिब भाई, शारिब यार, तुम तो यार, अरे ये दस्युओं के ओलंपिक में 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जहरीला आदमी है ये, एकदम ऐसे जहर चीजें लाते। हाँ, मतलब जैसा दिखने में है वैसा कतई नहीं है ये, बहुत
हमारे यहाँ इस तरह के प्राणियों को हैंडपंप कहा गया है। बुंदेलखंड में पानी बहुत नीचे है, तो हैंडपंप 3 फीट ऊपर और 130 फीट नीचे। इलाहाबादी में ऐसे लोगों को बोलते हैं सलोतर। सलोतर। बहुत बड़ा सलोतर है। सर आपने बोला है ना हरामी बनने की कोशिश करो, मेरी चालू है पूरी। अच्छा हरामी बनने से याद आया, हाँ ये हरामी बनने से याद आया। हाँ मैं वही कि तिशुदा आप हमेशा ये बात कहते थे और मैं कई जगहों पे इस चीज को कोट करता था कि गाली तब आती है जब आपको लग रहा है कि आपकी जबान नाकाफी है ना, और हासिल और इन सब का बार बार उदाहरण आता है। लेकिन इस दफा वैसा नहीं दिखा, खूब किरदार हैं, खूब गालियां हैं। तो ये आपके लिए एक बैरियर क्रॉस करना था, क्या था? यार क्या है कि इससे पहले फिल्में बनाई थी जो थिएटर में देखी जाती है, तो मुझको पर्सनली खुद ऐसा लगता था कि थिएटर में जब एक सामूहिक रूप से आप बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ कुछ देख रहे हो, स्पेशली इंडियन कंटेंट, जब भी गाली वाली आती है तो मुझे खुद पर्सनली नहीं अच्छा लगता। लेकिन ओटीटी की व्यूइंग जो है बहुत पर्सनल है। आप इसको 10 लोग के साथ बैठ के आप लैपटॉप पे नहीं देखते हैं, एक आदमी अपना लैपटॉप पे देखता है, कोई फोन पे देखता है, तो वहां अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है थोड़े अश्लील कोई गालियों का, तो मुझे खुद देखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, थिएटर में होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त गालियां हैं, लेकिन कहीं कहीं हैं। और एक जगह तो मुझको कई लोगों ने कहा वो बहुत बढ़िया गाली है, एक जगह दी गई है, तो वो मैंने जानबूझ कौन के सी रखी। जगह? वो ऐसा है जब मुन्ना अपना उसको बैग चुरा करके तब अंदर अपने वापस झुग्गी में घुसता है, तो बगल में कोई ठेले वाला था, उससे मुन्ना कहता है कि और मकसूद भाई क्या, वो कहता है मकसूद नहीं मजदूर। तो अब वो पासिंग है, वो बहुत नेचुरली आता है, बहुत नेचुरली आता है। तो वो मेरे लिए वो हिंदुस्तान का भाईचारा है, वो भाईचारा है गाली देना, वो गाली नहीं। एक जगह गाली का वाया सहारा लिया है हमने, वो गोल्फ वाले सीन में जो आशुतोष भाई बोलते हैं कि तू मेरी एक बूंद, वो बड़ी तो गाली बड़ा क्या हो सकती है, सोचो। बड़ा महीन था, बहुत खतरनाक डायलॉग है, बहुत ब्यूटीफुल है वो, विजय ने लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। एक बाप बेटे को क्या गाली दे सकता है, मतलब और क्या एक्चुअली बिल्कुल खूबसूरत। अच्छा, आप सब लोग पूरे दिन से काम कर रहे होंगे, है ना पुनीत? ट्विटर पे भी बहुत काम करने होते हैं पुनीत को, है ना? पुनीत हमारा ट्विटर पे क्रांति लाएगा, है ना? मैं आप सब लोगों से बस एक एक सवाल पूछूंगा जिसका इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। पहला सवाल मेरा पुनीत आपसे है कि आपको अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को कितना कंट्रोल में रखना पड़ता है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सदाचारी कंटेंट लिखते वक्त, क्योंकि आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो तो है ना एकदम युवा का उल्टा वायु। बताइए पुनीत। तो वही ना कि वो भी सारी चिंगारियां कहीं और फेंक के आ जाता हूँ, कागज पे बैठता हूँ, जलता नहीं है वो। खतरनाक। इनका ईमेल आईडी अगर लोगों को नहीं पता तो वह भेज दीजिए .com। तो सच में भेज ये तिशुदा इतने सम्मानित और स्थापित लेखक हैं। और पुनीत देखो तुमने अपना फ्रेम गड़बड़ रखा है, तुम्हारा माथा अभी कटा हुआ है, उसमें वीडियो में और कटेगा, फिर ना कहना कि बेटा तुम हमको सिर्फ हमारी भ्रकटियां दिखाए, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम राइटिंग में हो ना, देखो सारे एक्टर्स ने अपने फ्रेम ठीक रखे हुए हैं। वही दिक्कत है। मैं एक और चीज जैसे बात कर रही सपना काम करने का, तो मैं सपना तो एज ए राइटर काम करने का तो कृष्ण भाई के साथ में, बट ये जो फ्रेम के सामने भी ले आया मुझे एक छोटे सीन के लिए, वो एक सरप्राइज है। अच्छा शारिब, मुझे आपसे कोई एक्टिंग से जुड़ा सवाल नहीं पूछना है, आप एक्टिंग के इतर भी बहुत दिलचस्प आदमी हैं। पीछे क्या क्या गोले लगा रखे हैं बस ये बता दो। पीछे असल में ये गोले जो हैं कुछ फिल्में हैं जो मैं पसंद करता हूँ पर्सनली, और जिस पे मैंने काम किया है और जिनको मैं पसंद करता हूँ मेरे कामों में। तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये देखिए पान सिंह तोमर, बाइसिकल थीफ, आनंद, पाथेर पांचाली,
फिल्मिस्तान। अपना ये जो लौंडा सीन लाया है ना, जो गुलेरी जी ने लिखा था, तेरी कुड़माई हो गई धत, पाथर पंचाली फिल्मिस्तान। अच्छा, विजय मौर्य जी, आज आपके भाई का बर्थडे है। मेरे भाई का बर्थडे? No, I'm asking. That's what my research team informed me. नहीं जी, नहीं। अरे उन्होंने बोला कि आपके भाई हैं टेडी। टेडी का बर्थडे नहीं है आज। टेडी का बर्थडे नहीं है। आधी इंफॉर्मेशन करेक्ट है आपकी। नहीं रिसर्च टीम। हाँ, ये तो उनके भी आधे नंबर कटेंगे ना। उन्होंने कहा कि सर इससे ना, उन्होंने कहा कि फन एलिमेंट क्रिएट होगा, थोड़ा पूछ लीजिएगा। हो गया फन एलिमेंट क्रिएट। कि आज बर्थडे नहीं है और रिसर्च टीम की आधी फीस कटेगी। टेडी के बारे में कुछ टेडी मेडी बातें बताइए। यही होगा। सॉरी। वैसे आज टेडी डे तो है नहीं, वैलेंटाइंस डे के पहले वो टेडी डे, रोज डे। हाँ, वो भी है, वो भी उसी से जोड़ा गया टेडी बेयर डे है आज वही तो जोड़ा गया था। कुछ डस्सू हमारे न्यूज रूम में भी हैं, सारे शारिब के पास नहीं। अच्छा, नहीं, ओहो, आई किल्ड द जोक, दैट्स व्हाट द टीम रोट, कि आप अपने भाई साहब को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं बिकॉज टुडे इज टेडी डे, और आप अपने भैया को टेडी बुलाते हो। सर, मैं सुबह कैप्टन अमरिंदर का इंटरव्यू करके आया हूँ, शाम को चरणजीत सिंह चन्नी का एक्स सीएम, और कल मुझे आम आदमी पार्टी सीएम, तो मैं बहुत ट्रैक में जी रहा हूँ सर, मैं सॉरी, माय बैड। अच्छा जतिन, अब ये मूछें रखोगे तुम परमानेंट या हटा दोगे, क्या है? मैं हटाने को तैयार हूँ सर। अभी एक और शो कर रहा हूँ जिसके लिए टिशू सर के साथ ही कर रहा हूँ, और उसमें उसके लिए रखी है सर। तो टिशू सर ने ये भी बोला है क्या कि इंटरव्यू में थोड़ा सीरियस सा रहा करो, मतलब इतना काहे गंभीर हो गुरु? सर थोड़ा घबराया हुआ, मतलब थोड़ा मोटिवेशन। अगली मुलाकात में फुल स्वामी एकदम गो हो जाएगा, गो स्वामी हो जाएगा। अच्छा प्रतीक, आपसे मुझे एक शिकायत है, एकदम प्रतीक सीरियस की। अभी ये क्या है? आपकी एक प्रतीक फिल्म आई थी भवाई जी, ट्रेलर बहुत अच्छा था, पर मेरी सिनेमा टीम को लगता है कि जिन वजहों से ट्रेलर हमें अच्छा लगा था, वो सीन फिल्म के फाइनल कट में नहीं थे, खास तौर पे राम और रावण की कन्वर्सेशन। व्हाट्स द बैक स्टोरी? बैक स्टोरी तो ये थी उसमें कि वो जो सीन ट्रेलर में जो था, और जो कि बैक स्टेज में राम और रावण का किरदार जो लोग इस पे करते हैं रामलीला में, वो बैक स्टेज में दोनों बैठे हैं और बात कर रहे हैं, वो सीन था, जिसके चलते बहुत कुछ हुआ, बहुत हाहाकार हो गया सब जगह, सोशल मीडिया में इधर उधर बात यहाँ तक पहुंच गई कि फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। और क्योंकि ये फिल्म 3-3.5 सालों से बन के तैयार थी, और डायरेक्टर की पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी, जो कि मेरे स्कैम के पहले हुई थी, और स्कैम के बाद शायद इसे रिलीज तक पहुंच पाना इसके लिए आसान हो गया था। तो इतनी मेहनत, और इसके बाद अगर इस कारण की वजह से वो रिलीज ना हो पाए, और शायद ऐसा था कि वो उसका जो सेंसर सर्टिफिकेट था उस पर भी सवाल आने लगे थे कि शायद वो भी वापस लिया जाएगा, उसको भी वापस स्क्रूटिनी में लिया गया। तो इतनी सारी जद्दोजहद के बाद इन लोगों ने सोचा कि आप बताइए क्या काट देना है, फिर आप बताएं, हम फिल्म रिलीज कर देते हैं। तो वहां से जो कट आए वो सारे कट्स करने पड़े, काफी कुछ निकाल दिया, काफी कुछ चीजें म्यूट करनी पड़ी, तब जाके फिल्म रिलीज हो पाई। जतिन, जतिन, शशांक, आप इतना कम काम क्यों करते हो यार गुरु? मतलब बहुत ही सिलेक्टेड काम है। नहीं यार, मिलता हो ज्यादा तो करूंगा मैं यार, जितना मिलता है अक्सर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि चुनता बीनता नहीं हूँ, हाँ थोड़ा छानता बीनता ज्यादा हूँ अक्सर, पर कभी कभी कम में ही खूबसूरती है, कम में ही ज्यादा। नहीं है, मैं तो, मुझे पता नहीं, जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था आपको तो आप तक मैंने तो इसीलिए लानते कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजी कि वो नहीं बोलो, और रोल भेजे भाई, मैं करूंगा जरूर। मैं भी नाचता हूँ और गाता हूँ, पर मुझे हीरो के रोल देते नहीं है, सारे लुक्कड़ चोर बना देते हैं। गाते हैं, बजाते हैं, बनाते हैं संगीत, बहुत जबरदस्त सुशांत। अच्छा जी, हाँ। तो ये इस पूरी बातचीत के आखिरी में जो पुनीत की कविता और शारिब का गाना होना है, तो उसमें शशांक का क्या म्यूजिक देंगे पीछे से?
बिल्कुल नहीं वो गा भी सकते हैं, गाएंगे। हम नाच के गा भी सकते हैं। हम नाच भी Yes. सकते हैं अभी आपको दिखाएंगे। ओके पाउली, मैं ये सवाल में जिन लोगों के पास भी 2 से ज्यादा जबानों की सलाहियत होती है उनसे ये पूछता हूँ कि लैंग्वेज के तौर जैसे जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है ना। तमाम जिंदगी हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और मैं घर में अंग्रेजी बोलता हूँ तो अनिवार्य रूप से मेरी बीवी मुझे चौथे सेंटेंस में एक गलत प्रिपोजिशन के लिए टोक ही देगी। वो मतलब वो जो सूरज का किरदार होता है ना उस आर्ट कलेक्टर के सामने जाके कि वो श्रेष्ठता वो कि बेटा तुम हो रैपिडेक्स वाले तुम रैपिडेक्स वाले हो, तुम रेन मार्टिन वाले नहीं हो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए ये लैंग्वेज वाला कैसे रहता है, दिस मूवमेंट, दिस नेविगेशन बांग्ला एंड हिंदी? एक्चुअली वो अच्छा लगता है ये एक्सपेरिमेंट करना एक्चुअली। मुझे लगता है कि फिल्म या आर्ट का तो कोई लैंग्वेज बैरियर होना नहीं चाहिए वो। एंड मुझे वो एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है डिफरेंट लैंग्वेज फिल्म्स। लाइक एक कोंकणी फिल्म भी मैंने किया था बहुत साल पहले, बागा बीच बोल के। सो लाइक डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज फिल्म्स। दादा डिक्शन का बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। जैसे अभी पावली बोल रही है तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं किसी बंगाली बाला से बात कर रहा हूँ। हाँ, इनको था इनके यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं होता ना बांग्ला में, सब था होता है तो उसके एहतियात मैं था वहां पे तो। लेकिन बाकी में अगर पाउली जब हिंदी बोलती है क्योंकि स्क्रिप्ट होती है तो बहुत काफी स्पष्ट बोलती है। आपने पिक्चर में भी, शो में भी देखा हुआ, कहीं लगी नहीं है कि ये बांग्ला है। सक्सेना लगी एकदम कायस्थ। या एक चीज होता है कि जब मैं हिंदी में नॉर्मली बात करूंगी किसी के साथ, वो ऑब्वियसली आई गेट स्टक इन सर्टेन ईका एंड लॉट ऑफ अदर वर्ड्स, बट व्हेन आई हैव अ लाइक आई नो व्हाट आई एम प्लेइंग, आई हैव अ लाइक अ स्क्रिप्ट, तो इट बिकम्स इजियर। इम्प्रोवाइजेशन भी होता है, लाइक ऑन द सेट ओनली वी डिड लॉट ऑफ करेक्शंस हुआ था, सर ने सीन्स रीराइट उन्होंने किया था एंड तब लास्ट मोमेंट मिला मुझे स्क्रिप्ट। बट वो आई थिंक व्हेन यू आर इनटू अ कैरेक्टर वो ऑटोमेटिक पता नहीं वो आ जाता है। हाँ, जब तुमने जतिन के साथ होटल के रूम में किया था, तुमने गाली बहुत बढ़िया दी थी। बहुत बढ़िया गाली दी थी, एकदम करेक्ट। बहुत स्विफ्ट गाली थी वो, पकड़ में हाँ। पता नहीं कैसे। या आई रिमेम्बर सचिन पूछ रहा था गाली दोगी, पता नहीं, आप बताइए, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। सचिन ने भी कैसे पूछा होगा गाली दोगी। और मुझे ये याद है कि टिशू सर ने सेट पे 3-4 बार मुझे बोला था कि इधर गाली मत दियो, और मुझे भी याद है के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये बहुत बिकॉज वहाँ जो गलियों में हमारा जो दो दिमाग है हमें कहता है कि जो गली के लोग हैं वो ज्यादा गाली बकते होंगे, पर तुम घरों में घुसो, महलों में घुसो तो लोग उतनी ही घटिया गाली देते हैं। तो ना आई रियली लाइक द फैक्ट दैट ही आस्क्ड यू नॉट अब्यूज मच एज मुन्ना। अब मेरे को ये याद आ रहा है, व्हिच इज अ गुड बैलेंस टू प्रोवाइड। मतलब वो एक तुम्हें सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं देखता हिंदुस्तानी सोसाइटी का, बहुत अच्छी चीज है। यार हमको इतना अच्छा लग रहा है, आप सब लोग ऐसे पूरी विंडो में दिख रहे हो, है ना। एक तो हमको लगता है कि टिशुदा एक हमको अलग से सुंदर तोहफा देंगे, हमने रीयूनियन करवाई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यार, वापस हम साथ में आए। थैंक यू। नहीं, बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों से बातचीत करने में, लेकिन कल सुबह फिर हमारा एक पॉलिटिकल इंटरव्यू है। आप लोगों का शुक्रिया। मैं तो इतना नर्वस था, मैं करता नहीं हूँ सिनेमा का इंटरव्यू। मैं शारिब से वो ट्रेनिंग लेने वाला था कि वो जो सिनेमा के इंटरव्यूज करने के लिए जो वो लफर बना चाहिए होता है ना, हे गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब, यू नो। मैंने तो इस बार बहुत कम किया, लेकिन नहीं, वो जो सिनेमा के एंकर से जो अनिवार्य रूप से उम्मीद की जाती है, मतलब ये अगली कास्टिंग बस बहन की हो ही जाए वहीं पे,
और लौंडे भी आएंगे तो नुकीले जूते, नुकीली कान की कलमें, मतलब वो बस उनकी टी शर्ट पे वो गुदवा दिया जाए, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की का मेल वर्जन। मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। अरे बड़ा जटिल कर दिया है गुरु बात करना। पुनीत बाबू क्या सुनाओगे? यार मुझे याद तो रहती है, वो एक ही याद रहती है अमूमन, तो वो जो मैंने पहली बार ललित टॉप के में पढ़ी थी वही पढ़ देता हूँ मैं। ये सुनो भी वक्त गुरु, आपका ऐसा है ये तुम रिसाए फूफा की तरह ना वही पढ़ देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, अरे टिशुदा ये साहित्य वार्षिकी के लिए कॉल खाए बैठे हैं, अभी तक इनने भेजा नहीं मटेरियल। बेटा एक पन्ना एक छोड़ देंगे खाली और लिख देंगे। मुझे लगा था लेट हो चुका हूँ, तो अब मैं शर्म के मारे क्या भेजूं? लिख रखा है पूरा, मैं आज कल सुबह भेज सकता हूँ। सार्वजनिक तगादा है। सुबह भेज सकता हूँ। डन। चलो हाँ बताओ कविता। तो एक ये नाटक था सूपना का सपना, उसके बीच का गीत है, जरा सा मैं उसका वो बता देता हूँ कि किस मोमेंट पे होता है वो। तो एक गांव के मैदान में बड़ा सा खड्डा खुद रहा होता है, और जो जमींदार का जो मुंशी होता है कुछ पहलवानों को लेके उसमें बड़ा सा लोहे का बक्सा डलवा रहा होता है। गांव के लोग चुपचाप देख रहे होते हैं, कोई पूछता नहीं क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। एक लड़का होता है सूपना, उसे सवाल पूछने की बड़ी खराब आदत होती है, पूछता है बार बार कि भाई ये डब्बा क्यों अंदर डाल रहे हो, बक्सा क्यों अंदर डाल रहे हो, क्या हो रहा है, ये बार बार टालते हैं उसको, नहीं सुनता है। तो बड़ा तंग आके मुंशी बोलता है कि देखो भाई ये जो बक्सा है इसमें जमींदार साहब के कपड़े, किताबें, बर्तन, साहित्य, वंशावली, इतिहास सब जा रहा है। आने वाले हजारों सालों के बाद जब पुरातत्व वेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट इसे खोद के निकालेंगे तो उन्हें पता चलेगा भाई कि हमारे कपड़े कैसे थे, बर्तन कैसे थे, साहित्य कैसा था, हमारा इतिहास क्या था, वंशावलियां क्या थी। सूपना पूछता है हम मतलब कौन? इसमें हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारे बर्तन कहाँ हैं, हमारा साहित्य कहाँ है, हमारी वंशावलियां कहाँ है, हमारा इतिहास क्या है? सही सवाल पूछता, पीट दिया जाता है। और यहीं पर एक गीत होता है, इसको मैं कविता के रूप में पढ़ता हूँ। ये भी वक्त आपका है आने वाला वक्त भी, ये भी वक्त आपका है आने वाला वक्त भी, हम भी आपके हुजूर और हमारा रक्त भी। आपके हैं सारे बांस बांसुरी भी आपकी, छातियां हमारी आपकी, छुरी भी आपकी, मालबोरो हार्ट जैसी चिमनियां भी आपकी, 8 लेन एक्सप्रेस धमनियां भी आपकी, कस्बों के जवां रुखों पे मुहासे शॉपिंग मॉल के, हर गली में आपने रखे हैं कुत्ते पाल के, हर अकेला दब गया है आपकी ही भीड़ में, आपका ही है रबर हुजूर मेरी रीढ़ में, साम दाम दंड भेद सारे वेद आपके, आसमां में जो भी हैं वो सारे छेद आपके, जो हमारा है हुजूर वो हुजूर आपका, मुंह हमारा आपकी ही चप्पलों के नाप का। वाह क्या बात। सभ्यता की खोज में, सभ्यता की खोज में मिले सबूत आपका, संस्कृति को सींचता रहा था मूत आपका, देह आपकी मिलेगी रेशमी लिबास में, कुछ अघाए बर्तनों का सेट होगा पास में, सभ्यता हो पूरी कैसे, सभ्यता हो पूरी कैसे आपके बिना मिले, हम तो आम हैं हमारी गुठलियां भी ना मिले, नाश हो जाएगा टूटी पसलियों का ढेर भी, फांसी की लताओं में लिपट के सूखे पेड़ भी, जर में आप हों दर बदर से हम मिलें, चराचर में आप हों और गटर में हम मिलें, लोग बोले आप खास हम थे सत्यानाश, तो नंगे नाचते थे हम अगर प्रभु उदास हों, बुद्धिजीवी चमड़ी आपकी कृपा से पिंक थी, सारे न्यूज़पेपरों में आपकी ही इंक थी, एक्सीडेंट में हमारे आप बैक सीट थे, हर चुनाव बाद देखी आप वो ही पीठ थे। क्या बात क्या बात। बहुत अच्छे। अभी रिसेंटली एक दलित राइटर की कविता बड़ी वायरल हुई है, वो क्या नाम है, बच्चा लाल। हाँ है ना, वो काफी उसमें टुकड़े टुकड़ों में है काफी। बच्चा लाल उन्मेष ऐसे कुछ नाम है उनका, बहुत ही ब्रिलियंट कविता लिखी है उसने यार, बहुत अच्छी। वो अभी आज ही मैंने पढ़ी, तो तुमने जो पढ़ा है तो उसका एक एक्सटेंशन है, वो इतनी ब्यूटीफुल है वो कविता। ये तो बहुत लार टपकाने वाली बात है, कविता का सेशन शुरू हुआ है तो एक मैं पढ़ दूं, मैं कुछ मैं कुछ लिख रहा था तो कोशिश की है। जब दोस्ती होती है दो अजनबी मरते हैं, जब दोस्ती होती है दो अजनबी मरते हैं, एक तुम और एक मैं,
एक ये और एक वो, और अजनबी मरते हैं और दोस्त बनते हैं। जब खाना मिलता है 2 लोग पेट भरते हैं, एक तुम और एक मैं, एक ये और एक वो, बहुत पेट भरते हैं। जब बारिश होती है दोनों के आंसू धुलते हैं, एक इसका एक उसका, बहुत मुस्कान खिलते हैं। जब तलवार निकलती है 2 दोस्त मरते हैं, एक तुम और एक मैं। 2 दुश्मन पैदा होते हैं, एक तुम और एक मैं, एक ये एक वो, बहुत दुश्मन पैदा होते हैं। फिर तुम दुश्मन दोस्त ढूंढते हो, मैं दुश्मन दोस्त ढूंढता हूँ। ये दोस्त ढूंढता है, वो दोस्त ढूंढता है, बहुत से लोग दोस्त ढूंढते हैं। दोस्त बनते हैं और 2 अजनबी मरते हैं, फिर दोनों मिलके 2 अजनबी मारते हैं। 2 अजनबी। वाह 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 अजय भाई, वाह वाह वाह। तो कुछ कोशिश की थी ऐसे ही माहौल पे। जो लेयर्स की बात होती है तो आई ट्राई एंड गिव दीज लाइंस टू माय कैरेक्टर व्हेनेवर आई राइट समथिंग, एज इन कि कोई तो कुछ कहे, कुछ तो बात हो। वाह वाह। मुझे लगता है कि हमें भविष्य के इंटरव्यूज में आई विल रिक्वेस्ट माय सिनेमा टीम, ये टेम्पलेट ही अडॉप्ट करना चाहिए कि जब भी हम किसी फिल्म या वेब सीरीज के लोगों का इंटरव्यू करें तो अनिवार्य रूप से उसमें राइटर्स जरूर हों। बहुत अच्छा किया, अरे जबरदस्त, शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। अरे शुक्रिया, आप लोगों का भाई किरदार करते हैं। शारिब, अब शारिब और शशांक हमें गाना सुनाएंगे। शारिब पहले शशांक। क्या? अरे 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 गाना सुनाएंगे, ठीक है चलो गाना सुनाते हैं। एक बार गिटार पे हाथ रख के कसम खाओ। गिटार पे हाथ नहीं रख सकते हम, बस ये हो जाते हैं जल्दी से। नहीं नहीं, ये हासिल का रेफरेंस आ गया। There is one beautiful song from Moton. Shashank had composed it. ओए Moton, yeah. Moton में yes, One yes, beautiful yes, yes. Bikre song, Bikre. Yeah. Oh yeah, that is the one. छोटी सी बातें जो दिल भी कर जाता है तू, खुशबुसी क्यों ये बतलाता है तू, हो रे पिया मेरे जिया। ओए होए, बंद क्यों किया भाई? भाई साहब ये टीजर नहीं, ये अत्याचार है। चकना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे दादा आप बोलो ना, इन्होंने रोक दिया अचानक से। शशांक प्लीज यार। भाई मैं बताऊं, मैं सूसू रोके बैठा हूँ 90 मिनट से, प्लीज सुना दो। मैं बहुत शाय। अरे यार शशांक यार, कैश ले ले यार मेरे भाई। गूगल 100-200 एक्स्ट्रा ले लो यार। चुपके से आके तू सपने चुराता है, तू है मैं हूँ, सब कुछ भूल जाता है। आजा आजा सांस तो बन जा पिया मेरे जिया। मेरे पिया भागी रे बादल सी, भागी रे जलते पवन में खुद से तू, भागी रे बादल सी, भागी रे जलते पवन में खुद से तू, भागी रे। उसके बाद बाकी कलाकार जुड़ जाते हैं, शारिब बहुत ही जबरदस्त। मैं सोच रहा था शशांक को सुनते वक्त कि हमें मुंबई में आके एक लल्लन टॉप अड्डा करना चाहिए, और जिसमें हम ऑब्वियस चीजों पर बातें ना करें, जिसमें शशांक गाएं, विजय मौर्य कविता सुनाएं, सारे ऑब्वियस का निषेध हो। वाह, मैं डांस जी शारिब भाई। क्या पुनीत तुम क्या करोगे? डांस कर लूंगा, ऑब्वियस तो रेटिंग ये सब मेरा। वो किशोर दा का गाना सुना दो ना। कौन सा? कौन सा वाला? मानो ये ना मानो। ओह
बिल्कुल बिल्कुल सुनाएगा। बहुत एक अजीब सा एक किशोर दा का गाना है जो बहुत मस्त गाना है। आंखों में तुम, थोड़ा नीचे लेता, आंखों में तुम, आंखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी, मानो के न मानो, अजी मानो के न मानो, दानो दानो ना, कब से ये दिल, दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम, जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो, ओ दिल को तेरी आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, तेरी आरज़ू दिल में है तू, आए अपा तेरी आरज़ू दिल में है तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, अरे उल्फत कर गई मंतर झूम, आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी, मानो के न मानो, अजी मानो के न मानो, दान दान, कब से ये दिल, दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम, जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। थैंक यू। हर लंबी बातचीत की ये अनिवार्य शर्त होती है कि कुछ बीज बोरे में भरे जाने से बचे रह जाएं, छिटके रह जाएं, ताकि सिलसिला चलता रहे। इस लंबी बातचीत में बहुत सारी चीजें रह गई हैं, जैसे इसमें जो गाने जगह जगह पैबस्त किए गए हैं बड़ी खूबसूरती से, और मुझे उम्मीद है कि सुधी दर्शक उसको भी नोटिस करेंगे। कई नामचीन कलाकार और भी हैं जो वक्त के अभाव के चलते नहीं आ पाए, आशुतोष राणा, विनीत कुमार, ऋचा चड्ढा, ऐसे एक लंबी फेहरिस्त है, उन सब ने भी उम्दा काम किया है। आप सब लोगों ने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी किताब, किसी कला, किसी बातचीत से गुजरने के बाद आप कुछ बेहतर ना हो, कुछ समृद्ध ना महसूस करें, जैसे थे दाखिल होने के वक्त, उससे कुछ अलग ना हो, तो चुनाव गड़बड़ है। पर मैं कुछ समृद्ध महसूस कर रहा हूँ आप सब लोगों की संगत में। आप लोग ऐसे ही बेचैन बने रहें और सर्जना करते रहें। शुक्रिया। ललन टॉप अड्डा। Thank you, Saurav. Thank you for having us. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you guys. See you guys. soon. See you See you guys. guys everyone. Good night. Good night. जिस विंडो में आप हम सबको देख रहे हैं, सर जल्दी आइए, फिर मुलाकात होती है। यस, तेरा बाय जल्दी जल्दी डार्लिंग्स। आइए सर। Bye. Bye. Bye, sir. Bye. 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 Okay, Bye, bye-bye. everyone.